इंटरेस्टिंग नोबेल स्टोरी में आपका स्वागत है। पार्ट 86 अरुण की बेचैनी। अरुण पाखी से अलग होकर उसे इशारा करने लगता है। उस किस में अरुण का प्यार शो हो रहा था। जहां एक तरफ प्यार था तो वही दूसरी तरफ साजिश हो रही थी। अरुण और पाखी को अलग करने की इशिता अपने रूम में बैठी फोटोग्राफ देख रही थी। हर एक फोटोज को देखते हुए उसके होठों की स्माइल बढ़ती जा रही थी। इशिता उन फोटोज को बेड पर रखकर अपने दोनों हाथ बेड पर टिकाते हुए कहती है, अब आएगा मजा। 2 दिन बाद ऋषभ हॉस्पिटल से घर आ गया था। इन 2 दिनों में अरुण ऋषभ से मिलने रोज हॉस्पिटल आता था, पर दोनों के बीच वो पहले वाली बात नहीं थी। जहां अरुण ऋषभ को देखता तो उसे याद आता कि उसने पाखी की नहीं अपने प्यार की जान बचाई है, तो वही ऋषभ भी अरुण से बात करने में, नजरें मिलाने में ऑकवर्ड फील करता। वो अरुण की बातों का हाँ या ना में ही जवाब देता। तो वही दूसरी तरफ खुराना मेंशन में जोरों शोरों से शादी की तैयारियां चल रही थी। पाखी और अरुण भी विला से मेंशन में शिफ्ट हो गए थे। पाखी और माही दोनों हॉल में बैठे ड्रेस और ज्वेलरी सिलेक्ट कर रहे थे। सभी क्लोज रिश्तेदार और इम्पोर्टेंट गेस्ट्स को शादी का कार्ड मिल चुका था। पाखी की शादी की खबर सुनकर काव्या के माँ पापा भी लखनऊ से आ रहे थे। वो दोनों शादी से 2 दिन पहले आने वाले थे। रोहित के सामने इससे अच्छा मौका नहीं था काव्या का हाथ उसके घरवालों से मांगने का, इसलिए रोहित ने सबसे पहले अपने घरवालों को राजी कर लिया था। अब बस इंतजार था तो काव्या के घरवालों का दिल्ली आने का। तो वही काव्या भी अपने सारे काम धाम छोड़कर रोहित के साथ शादी की शॉपिंग में बिजी थी। पाखी ने उस एक्सीडेंट वाले दिन से ही ऑफिस जाना छोड़ दिया था। अब फाइनली शादी में 5 दिन बचे थे और इन 5 दिनों में किसके साथ क्या होने वाला था ये तो सिर्फ वक्त ही बताएगा। अरुण ने उस कंबाइंड प्रोजेक्ट को आरव को हैंडल करने के लिए दे दिया था और अरुण किसी और प्रोजेक्ट पर काम करने लगा था। आरव उस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था, पर उसे उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट डिसीजन लेना था, पर वो उसे अकेले नहीं ले सकता था। ऋषभ जो घर पर रेस्ट कर रहा था वो भी घर से ही काम कर रहा था। आरव ने जब ऋषभ को कॉल किया तो ऋषभ ने उसे घर आने के लिए कहा। ऋषभ के बुलाने पर आरव उसके घर चला जाता है। ऋषभ के घर के मेन डोर पे खड़ा आरव सोच रहा था अंदर जाए या नहीं। वो उस रात को भूला नहीं था जब उसने रितिका को किस किया था। आरव जिसने वो सब रितिका से बदला लेने के लिए किया था, पर अब खुद ही वो अंदर ही अंदर तड़प रहा था। वो रितिका से उस बारे में बात करना चाहता था, पर उसे रितिका के गुस्से का अंदाजा था। उसे डर था अगर वो गलती से रितिका के सामने चला गया तो कहीं रितिका उसे मारने न लगे। बहुत सोच विचार करने के बाद आरव के पास और कोई ऑप्शन नहीं था अंदर जाने के सिवा। आरव के एक बैल में ही डोर ओपन हो जाता है। जिस शख्स वो डर रहा था, डोर ओपन होते ही उसे उसका चेहरा दिखता है। रितिका आरव को देखकर उसे घूरने लगती है। रितिका को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी के अभी आरव को मार मार कर उसका कचुम्बर बना देगी। रितिका आरव से कुछ नहीं कहती और अंदर चली जाती है। आरव भी रितिका के पीछे पीछे अंदर आ जाता है। ऋषभ ने रितिका को पहले ही बता दिया था आरव के आने के बारे में, इसलिए वो आरव को देख सरप्राइज नहीं हुई, उल्टा उसे घूर रही थी। ऋषभ के रूम में आरव और ऋषभ दोनों बैठे डिस्कस कर रहे थे। ऋषभ के एब्सेंस में रिवान ऋषभ की कंपनी को संभाल रहा था। ऋषभ और आरव के डिस्कशन के बीच एक बार भी रितिका ने उन्हें डिस्टर्ब नहीं किया था। ऋषभ को इसी बात का डर था कहीं रितिका आरव से यहां भी ना लड़ने लगे। एक फाइनल डिसीजन पर दोनों अग्री करते हैं और आरव जाते हुए ऋषभ को जल्दी ठीक होने के लिए कहता है। आरव को ऋषभ की कंपनी बहुत पसंद आई थी। ऋषभ एक्सपीरियंस्ड था और आरव ऋषभ से काफी कुछ सीखना चाहता था। ऋषभ को आरव अच्छा लगता था। ऋषभ आरव को जाते हुए देखकर मन ही मन खुद से कहता है, अगर रितिका और आरव इतना लड़ते नहीं एक दूसरे से तो मैं अरुण से आरव और रितिका के रिश्ते की बात करता। आरव ऋषभ के रूम से निकलकर बाहर आता है तो रितिका लिविंग एरिया में सोफे पे बैठी टॉम एंड जेरी देखती हुए दिखती है। रितिका को देखकर आरव के कदम अपने आप ही उसकी ओर बढ़ने लगे थे। रितिका जो टॉम एंड जेरी देखने में इतना खो गई थी कि उसे एहसास ही नहीं हुआ कि उसकी लाइफ का टॉम उसे ही देख रहा है। आरव अपना गला साफ करता है। आरव के ऐसे करने से रितिका उसकी ओर देखने लगती है। तभी आरव ने कहा, वॉशरूम कहाँ है। रितिका आरव को घूरते हुए उठती है और चली जाती है। आरव भी रितिका के पीछे पीछे चला जाता है। रितिका आरव को वॉशरूम दिखाकर जाने लगती है। तभी आरव उसका हाथ पकड़ उसे अपने साथ वॉशरूम के अंदर ले आता है और डोर अंदर से लॉक कर देता है। आरव के ऐसे करने से रितिका उसे घूर कर देख रही थी। आरव रितिका को प्यार से देखते हुए कहता है, क्या तुम्हें उस रात के बाद मेरी एक बार भी याद नहीं आई। रितिका रुड होते हुए कहती है, नहीं, मन तो कर रहा है तुम्हारी जान ले लूं। आरव ने रितिका के दोनों हाथों को अपने गले पर रखते हुए कहा, तो ले लो। आरव के ऐसे कहने पर रितिका उसे हैरानी से आंखें बड़ी किए देख रही थी।
रितिका की आंखों में देखते हुए आरव ने रितिका को कमर से पकड़ उसे अपने और करीब कर लिया। चैप्टर 87 वाइल्ड आरव। साइको इशिता। रितिका ने आरव से खुद को छुड़ाते हुए कहा, छोड़ो मुझे वरना मैं भाई को बुला लूंगी। आरव ने कहा, ठीक है बुला लो, जब तुम्हारे भाई हमें साथ देखेंगे तो हमारे बीच क्या है वो खुद ही समझ जाएंगे। रितिका ने आरव को धक्का देते हुए गुस्से से कहा, हमारे बीच कुछ नहीं है। आरव ने कहा, अच्छा तो तुम्हें याद नहीं, ठीक है मैं तुम्हें फिर से याद करवा देता हूं। आरव रितिका को फिर से कमर से पकड़ उसे अपनी करीब खींच उसके होठों को अपने होठों से ब्लॉक कर देता है। रितिका आरव के ऐसे अचानक उसे किस करने से शॉक हो गई थी। वो गुस्से में आरव के सीने पर मुक्के मार रही थी। रितिका के ऐसे मुक्के मारने से आरव की पकड़ रितिका पर और कस गई। आरव की किस इतनी पैशनेट थी कि अब रितिका भी उस किस को एंजॉय करने लगी थी। रितिका को पार्टिसिपेट करता देख आरव और भी ज्यादा वाइल्ड हो जाता है। वो दोनों एक दूसरे को पैशन के साथ किस कर रहे थे। वो दोनों ये भूल गए थे कि वो दोनों वॉशरूम है और ऋषभ भी घर में ही है। आरव और रितिका एक दूसरे को किस करते हुए इतने वाइल्ड हो गए थे कि उन्हें समय का पता ही नहीं चला। आधे घंटे बाद जब ऋषभ अपने रूम से निकलकर लिविंग एरिया में आता है तो देखता है कार्टून चल रहा है, पॉपकॉर्न रखे हैं, पर रितिका उसे कहीं नहीं दिखती। ऋषभ रितिका को ढूंढते हुए उसके रूम में जाता है, रितिका वहां पर भी नहीं थी। ऋषभ ने पूरा घर देख लिया पर उसे रितिका कहीं नहीं दिखी। ऋषभ रितिका को आवाज देता है। ऋषभ की आवाज सुनकर रितिका और आरव एक दूसरे से अलग होते हैं। वो दोनों ही तेज तेज सांस ले रहे थे, दोनों के ही चेहरे का रंग बदल गया था। रितिका जल्दी जल्दी सांसें लेते हुए खुद को शांत करते हुए कहती है, अगर भाई ने देख लिया तो। आरव ने रितिका को अपने करीब खींचते हुए कहा, देख लेने दो, नेक्स्ट वीक हमारी भी शादी हो जाएगी। रितिका ने कहा, इतनी जल्दी? आरव ने कहा, मैं तो अभी शादी करने के लिए तैयार हूं। रितिका ने आरव की बातों पर उसे घूर कर देखा। ऋषभ के 2-3 बार आवाज देने पर जब रितिका का रिप्लाई नहीं आया तो उसने सोचते हुए खुद से कहा, शायद रितिका वॉशरूम में है। ऋषभ वापस से अपने रूम में चला जाता है। रितिका को जब दोबारा ऋषभ की आवाज नहीं आई तो उसने हल्का सा डोर ओपन कर बाहर देखा, उसे ऋषभ कहीं नहीं दिखा। रितिका आरव का हाथ पकड़ उसे घर के बाहर ले आती है। रितिका को इतना डरते देखकर आरव को बड़ा मजा आ रहा था। आरव रितिका के फोरहेड पर किस कर उसके कान में अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए कहता है, आई लव यू। रितिका, जिसका बिहेवियर बिल्कुल आरव के जैसा था, वो आरव के गाल पर किस करते हुए कहती है, आई लव यू टू। जहां एक तरफ प्यार का इजहार हो गया था तो वहीं दूसरी तरफ अर्पणा पाखी को लेकर मंदिर आई थी। उनके खानदान की परंपरा के अनुसार होने वाली बहू शादी की रस्में शुरू होने से पहले मंदिर में जाकर पूजा करती है। अपर्णा और पाखी पूजा के बाद आरती लेते हैं और मंदिर की परिक्रमा करके वही मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ जाते हैं। अर्पणा ने पाखी को देखते हुए कहा, अच्छी लग रही हो तुम पीले रंग की बनारसी साड़ी में। कहते हुए अर्पणा पाखी के सर पर हाथ फेरती है। अर्पणा की बातों पर पाखी हल्का सा मुस्कुरा देती है और उसकी आंखें नम हो जाती है। जिस माँ के प्यार को वो ढूंढ रही थी आज उसे अरुण की माँ से मिल रहा था। अर्पणा ने फिर से कहा, तुम्हें पता है पाखी, मैं जब भी तुम्हें देखती हूँ तो मुझे मेरी बेस्ट फ्रेंड की याद आती है। तुम बिल्कुल देखने में उसकी परछाई लगती हो। क्या मैं सच में उनकी जैसी दिखती हूँ? पाखी ने कहा। अर्पणा ने हाँ में अपना सर हिलाया। पाखी ने कहा, क्या मैं उनसे मिल सकती हूँ? अर्पणा ने उदास होते हुए कहा, वो अब इस दुनिया में नहीं है। 21 साल पहले उसकी पूरी फैमिली एक एक्सीडेंट में। अर्पणा आगे बोल नहीं पाती और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। पाखी जल्दी से अर्पणा के आंसू पोंछती है और उन्हें शांत करती है। दूसरी तरफ अरुण अपने कैबिन में बैठा था। उसके मन से ये बात जा ही नहीं रही थी कि ऋषभ पाखी से प्यार करता है। टाइम ऐसे ही निकलता जा रहा था। काव्या के माँ पापा भी लखनऊ से दिल्ली आ गए थे। रघु और सुलोचना काव्या के फ्लैट में थे। पाखी को जब उनके आने की खबर मिली तो वो भी उनसे मिलने फ्लैट आ गई थी। सुलोचना ने पाखी के सर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा इसे ही कहते हैं किस्मत। तुम दोनों का साथ शिव जी ने लिखा था, इसलिए देखो जो साथ तुम्हारा 2 साल पहले छूट गया था, आज फिर से तुम दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ने वाले हो। पाखी उनकी बातें सुनकर मुस्कुरा देती है। वो लोग कुछ देर तक ऐसे ही बातें करने के बाद पाखी वापस से मेंशन आ जाती है। कल हल्दी थी, इसलिए मेंशन में जोरों शोरों से तैयारियां चल रही थी। इशिता अपने सर पर लाल चुन्नी ओढ़ते हुए खुद को मिरर में देखकर खुश हो रही थी। इशिता सरकास्टिक स्माइल करते हुए कहती है, दुल्हन तो मैं ही बनूंगी अरुण की, तुम देखती जाओ। पाखी, कैसे मैं तुम्हारे सामने से अरुण को तुमसे छीन लूंगी और तुम कुछ नहीं कर पाओगी। इस बार वही होगा जो मैं चाहती हूँ। शतरंज के सारे मोहरे इस बार मेरे इशारों पर चलेंगे और तुम सब इस खेल का हिस्सा हो।
स्पेशली तुम पाखी, तुम्हें तो मैं इतना दूर कर दूंगी ना अरुण से, तुम कभी उसे देख भी नहीं पाओगी। बस देखती जाओ पाखी, मैं तुम्हारे साथ क्या क्या करती हूँ। तुम्हारी आंखों के सामने से तुम्हारा सब कुछ छीन लूंगी। इशिता कहते हुए जोर जोर से हंसने लगती है। चैप्टर 88 हल्दी। हल्दी का फंक्शन शुरू हो गया था। सभी लड़के और लड़कियां येलो ड्रेस में थे। पाखी ने बहुत ही खूबसूरत सा डिजाइनर लहंगा कैरी किया था। पाखी उस लहंगे में बहुत खूबसूरत लग रही थी। अरुण की तो नजरें ही पाखी से हटी नहीं रही थी। वो तो एकटक पाखी को निहारे जा रहा था। पाखी तो अरुण को आज खूबसूरत येलो गुलाब लग रही थी। काव्या ने भी डिजाइनर स्लीवलेस लहंगा पहना था। काव्या भी बहुत प्यारी लग रही थी। रोहित की भी नजरें अरुण की ही तरह काव्या से हटी नहीं रही थी। काव्या एक साइड में खड़ी सभी को मस्ती करते हुए देख रही थी कि तभी उसे अपनी नेक पर किसी की गर्म सांसें महसूस होती है। काव्या ने जैसे ही टर्न लिया उसका सर रोहित के सर से टकरा जाता है। वो दोनों ही अपने सर पर हाथ रख अपना सर सहलाने लगते हैं कि तभी माही आकर काव्या का हाथ पकड़ उसे पाखी के पास ले जाती है। रोहित अपनी प्यासी नजरों से काव्या को जाते हुए देखता रह जाता है। रितिका भी रिवान के साथ आ गई थी। आरव तो रितिका का इंतजार मेन डोर पर ही कर रहा था। जैसे ही उसकी नजरें रितिका को देखती है तो वो बस उससे देखता ही रह जाता है। रितिका येलो डिजाइनर ड्रेस में बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसने अपने बालों को खोला हुआ था। रितिका के काले बाल हवा में लहरा रहे थे। रिवान आरव से हाथ मिलाता है और आरव के साथ अंदर आ जाता है। ऋषभ हल्दी में आकर पाखी और अरुण को ऑकवर्ड फील नहीं कराना चाहता था, इसलिए वो घर पर ही था। सारे गेस्ट के आने के बाद हल्दी की रस्म शुरू होती है। अर्पणा और महेंद्र ने सबसे पहले पाखी और अरुण को हल्दी लगाया। उनके बाद सुलोचना और रघु ने, फिर रोहित के मम्मी पापा ने, और फिर माही, काव्या, रितिका, रोहित, आरव, रिवान, मयंक सबने एक एक कर पाखी और अरुण को हल्दी लगाया। राज और कुणाल दिल्ली से बाहर गए थे, इसलिए वो अरुण की हल्दी में शामिल नहीं हुए थे। उन सभी ने हल्दी की रस्म में चार चांद लगाने के लिए डांस परफॉर्म किया था। कुछ लोगों ने सिंगल तो कुछ लोगों ने अपने पार्टनर के साथ डांस किया। काव्या और माही ने पाखी और अरुण से भी जबरदस्ती डांस करवाया। जब पाखी और अरुण सब कुछ भूलकर एक दूसरे में खोए हुए डांस कर रहे थे, तभी इशिता भीड़ को चिढ़ती हुई अपने दोनों आंखें अरुण और पाखी पर गड़ाए हुए उनके पास आकर उनसे थोड़ी दूरी पर खड़ी हो जाती है और उन्हें अपनी तीखी नजरों से देखने लगती है। डांस खत्म होते ही इशिता अपने हाथ में हल्दी लिए पाखी और अरुण के एक एक गाल पर अपने हाथ से हल्दी लगाते हुए कहती है, कॉन्ग्रेचुलेशंस बोथ ऑफ यू गाइज। इशिता की आवाज सुनकर पाखी और अरुण इशिता की ओर देखते हैं, जिसके होठों पर नकली मुस्कुराहट थी। अरुण ने इशिता को देखकर मन ही मन खुद से कहा, बस एक बार मुझे तुम्हारे अगेंस्ट खिलाफ सबूत मिल जाए इशिता, फिर मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम कितना भी मुस्कुरा लो, इस मुस्कुराहट के पीछे छुपे चेहरे को तो मैं सबके सामने लेकर ही आऊंगा। अरुण ने एक नज़र में ही इशिता की नकली हंसी को भांप लिया था। इशिता को इतना खुश देखकर पाखी ने भी खुद से कहा, क्या सच में इशिता हमारी और अरुण जी की शादी से खुश है? कहीं ये दिखावा तो नहीं कर रही? नहीं नहीं, इशिता के होठों की स्माइल देखकर तो ऐसा कुछ नहीं लगता। अरुण और पाखी को हल्दी लगाने के बाद इशिता पीछे मुड़कर जाने लगती है और जाते हुए अपने होठों को टेढ़ा कर डेविल स्माइल करते हुए उसने मन ही मन कहा, निभा लो सारी रस्में, शादी तो मुझसे ही आएगी। और अपने हाथों में लगी हल्दी को इशिता ने अपने चेहरे पर लगाते हुए कहा, अब होने वाली दुल्हन को हल्दी तो लगनी ही चाहिए। रितिका, काव्या, माही तीनों सभी लड़कियों के साथ मिलकर डांस कर रही थी। वो तीनों ही अपनी मस्ती में मगन थी। तो वही साइड में खड़े रोहित और आरव की नज़र काव्या और रितिका पर थी। माही को देखने वाली दो नहीं चार आंखें थी। मयंक जो प्यार भरी नजरों से माही को देख रहा था, उसका मन कर रहा था वो माही को मेहंदी के फंक्शन से किडनैप करके ले जाए। रिवान की भी नजरें माही पर ही टिकी थी। उसके दिल को भी माही को ऐसे एंजॉय करता देखकर सुकून मिल रहा था। हल्दी का फंक्शन खत्म होते ही सभी गेस्ट जाने लगते हैं। रितिका जाने से पहले पाखी से गले लगकर उसके कान में धीरे से माफी मांगती है। पाखी भी रितिका के सॉरी कहने पर उसे स्माइल देती है। देर से ही सही रितिका को समझ आ गया था, जहां दो लोगों में प्यार होता है, जोड़ी भी उन्हीं की बनती है। ऋषभ ने भी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद रितिका को समझाया था। सभी के जाने के बाद अरुण पाखी को लेकर छत पर आ गया था। छत पर लगे झूले में बैठा अरुण के सीने पर अपना सर रख पाखी लेटी हुई थी। अरुण ने पाखी को अपने बाहों में थमा हुआ था। अरुण ने धीरे से कहा, क्या तुम कुछ कहना चाहती हो? अरुण के इस सवाल पर पाखी अपना सर उठाकर अरुण को देखने लगती है और धीरे से हम्म कहती है और फिर वापस से अरुण के सीने पर सर रख लेट जाती है। अरुण ने आसमान में टिमटिमाते तारों को देखकर कहा, कहो। पाखी ने अरुण पर अपनी पकड़ को कसते हुए कहा, आपको हम पर भरोसा तो है ना? पाखी के सवाल पर अरुण पाखी को अपनी बाहों में और कसकर पकड़ते हुए कहता है,
खुद से ज्यादा। अरुण का इतना कहना ही था कि पाखी झट से उठकर अरुण के गले लगते हुए रोने लगती है। पाखी को ऐसे रोता हुआ देखकर अरुण उसका चेहरा सामने करते हुए उसके आंसू पोंछता है। पाखी के आंसू अरुण के दिल में सुई की जैसे चुभते थे। पाखी के आंसू पोंछते हुए अरुण ने कहा, तुम्हारे ऐसे सवाल करने की वजह मैं जानता हूं। पाखी अपनी भीगी पलकें उठाकर अरुण को देखने हैरानी से देखने लगती है। चैप्टर 89 मेहंदी। पाखी अपनी भीगी पलकें उठाकर अरुण को देख रही थी। अरुण ने पाखी के चेहरे को अपने हाथ में थामा और कहा, मैं वही था जब ऋतिका ने तुमसे वो सब कहा। पाखी और भी ज्यादा हैरान हो गई थी। अरुण ने पाखी को इतना हैरान देखकर कहा, मैं तुम्हें ये सब नहीं बताना चाहता था, पर तुम्हें इस तरह परेशान देखकर खुद को रोक नहीं पाया। अरुण ने पाखी के होठों को छूते हुए कहा, हमारे बीच कभी कोई नहीं आ सकता। और जहां तक ऋषभ की बात है, वो एक अच्छा लड़का है, वो ऐसा नहीं है कि हमें अलग कर सके। अरुण की बातों पर पाखी ने हाँ में अपना सर हिलाया और एक बार फिर अरुण के गले से लग गई। वो पल, वो रात दोनों के लिए बहुत खास थी। पाखी को अरुण की बाहों में सुकून मिलता था। उसकी खुशी अरुण के साथ रहने से थी, उनके प्यार से थी। पाखी अरुण के सीने में अपना चेहरा छुपाए उसकी बाहों में थी। अरुण ने भी पाखी को कसकर अपनी बाहों में भर लिया था। दूसरी तरफ माही अपने रूम की बालकनी में खड़ी मयंक से बात कर रही थी। मयंक जो अपना एहसास उसके गालों पर छोड़ आया था, वो अपने हाथ से गाल को छूते हुए उसके एहसास को फील कर रही थी। दोनों ही लव बर्ड ऐसे ही देर रात तक एक दूसरे से बातें किया करते थे। माही और आरव की लव स्टोरी 1 साल पहले शुरू हुई थी, जब एक दिन माही अरुण के प्रोमिस तोड़ने पर गुस्से में ऑफिस चली गई थी और तभी वो मयंक से टकरा गई थी। पहली मुलाकात में माही ने मयंक को बहुत सुनाया था। अरुण का सारा गुस्सा माही ने मयंक के ऊपर निकल दिया था। मयंक तो बस हैरानी से अपने ऊपर गिर रही बिजली को देख रहा था, जो अपनी बातों से ही उसे 440 वोल्ट का झटका दे रही थी। उस दिन के बाद दोनों की ऐसे ही जाने अनजाने में कई बार मिले और ऐसे ही टकराते टकराते दोनों में प्यार हो गया। अब इस प्यार से बने रिश्ते को किस किस का सपोर्ट मिलेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। अगला दिन सभी के हाथों में मेहंदी लग रही थी। सभी लड़कियों ने अपने हाथों की मेहंदी में अपने प्यार के नाम का फर्स्ट लेटर छुपाया हुआ था। प्यार का वो अक्षर सभी के हाथों पर खूब सज रहा था। हमारी होने वाली दुल्हन जो सभी का सेंटर ऑफ अटेंशन थी। सबकी नजरें उन्हीं पर टिकी थी। पाखी को घेर कर सभी लड़कियां बैठी थी, तो वही अरुण पाखी के हाथ में लगी अपने नाम की मेहंदी देखने के लिए परेशान हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था वो पाखी के पास जाए तो जाए कैसे। एक बार तो अरुण का मन किया पाखी को अपने बाहों में उठाकर सबके बीच से ले जाए। अरुण पर अपनी नजरें गड़ाए रोहित अरुण के दिल के हाल को खूब समझ रहा था। रोहित अरुण के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, मैं समझ सकता हूं तुझे कैसा फील हो रहा होगा, मेरा भी यही हाल है। रोहित और अरुण के पीछे खड़ा आरव भी उनकी बातें सुनकर मन ही मन बोला, हाल तो मेरा भी बेहाल है। कहते हुए आरव की नजरें ऋतिका पर थी। सबके बीच बैठी पाखी की आंखें नम हो गई। उसे अपने माँ बाबा की याद आने लगी और उन्हें याद करते हुए पाखी की पलकें भीग गई। मेहंदी का फंक्शन खत्म होने के बाद पाखी अपने रूम में आ गई थी, तभी 2 हाथ आगे आते हुए उसकी कमर को छूते हुए उसे अपनी बाहों में भर लेते हैं। पाखी जो अरुण की छुअन को पहचानती थी, अरुण के उसे ऐसे छूने से उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी। अरुण ने अपने होठों से पाखी की नेक को छूते हुए कहा, बहुत खूबसूरत लग रही हो। पाखी ने अरुण से दूर होना चाहा, पर तभी अरुण ने और कसकर उसे अपनी बाहों में भर लिया। अरुण ने पाखी के हाथों की मेहंदी को देखते हुए कहा, इसने मेरा नाम कहा। पाखी ने अरुण को चिढ़ाते हुए कहा, ये तो आपको खुद ही ढूंढना है। कहते हुए पाखी ने अपने दोनों हाथ अरुण के आगे कर दिए। अरुण के बहुत कशिशों के बाद फाइनली उसे अपने का नाम फर्स्ट लेटर पाखी के हाथों में मिल गया। अरुण ने वही पास में रखी मेहंदी की एक कोन को उठाकर पाखी के हाथ में अपने नाम के लेटर के बराबर में पाखी के नाम फर्स्ट लेटर बनाते हुए कहा, हम दो नहीं एक है तो फिर ये क्यों अकेला रहता है। अरुण ने लेटर बनाकर कहा, देखो अब ये अधूरा नहीं पूरा लग रहा है, हमारी तरह। पाखी ने देखा अब उसकी मेहंदी में उन दोनों का ही नाम था। अरुण ने पाखी को साइड से हक कर लिया। दूसरी तरफ इशिता भी अपने हाथ में मेहंदी लगवाए बैठी थी। तभी उसके रूम में उसके पापा आते हैं। इशिता ने खुशी से अपने हाथों को अपने पापा के सामने करते हुए पूछा, मेरी मेहंदी कैसी लग रही है। मिस्टर मेहरा को समझ नहीं आ रहा था वो अपनी बेटी की इस बेवकूफ़ी पर क्या कहे। उन्होंने उसका दिल रखने के लिए हंसते हुए कहा, बहुत अच्छी लग रही है। मिस्टर मेहरा को तो एक अलग ही चिंता सता रही थी। जब से उन्होंने पाखी को देखा था उन्हें समझ नहीं आ रहा था आखिर ये हो कैसे सकता। पाखी के चेहरे ने उन्हें 22 साल पहले हुई घटनाओं को याद करने के लिए मजबूर कर दिया था। उन्हें अब समझ आ गया था उस दिन महेंद्र खुराना ने उससे ऐसे सवाल क्यों किए थे।
अब उन्हें डर भी सताने लगा था, 22 साल पहले का सच कहीं सबके सामने न आ जाए। वो गलती से भी उस सच को सबके सामने नहीं आने दे सकते थे। अगर ऐसा होता तो उनकी बरसों की कमाई, इज्जत और दौलत सब एक झटके में उनसे छीन जाता। वो अभी भी यही सोच रहे थे, ये सब सिर्फ एक इत्तेफाक है और कुछ नहीं। उन्होंने खुद से कहा, मरे हुए लोग कभी जिंदा नहीं होते। चैप्टर 90 गर्ल्स वीएस बॉयज। संगीत का फंक्शन शुरू होता है और फंक्शन के शुरू होते ही लड़कियों और लड़कों में बहस छिड़ जाती है। उनकी बहस के बीच पाखी गोल्डन पीच कॉलर के लहंगे में और अरुण गोल्डन कलर के डिजाइनर कुर्ता पहने दोनों स्टेयर्स से नीचे आ रहे थे। अरुण और पाखी को आता देखकर सभी उन्हें देखकर शोर मचाने लगे थे। रोहित ने अरुण को अपनी ओर करते हुए कहा, अरुण हमारी तरफ रहेगा। तो वही काव्या और माही ने पाखी को अपनी तरफ कर लिया। दो टीमों में सभी बट गए थे। एक तरफ लड़कियां तो दूसरी तरफ सभी लड़के थे। एक दूसरे को चैलेंज करते हुए वो लोग अंगूठा दिखाकर एक दूसरे को लूजर कह रहे थे। एक ही गाने पर दो लोगों को परफॉर्म करना था। सॉन्ग के स्टार्ट होते ही माही काव्या को स्टेज पर धक्का दे देती है। काव्या को सॉन्ग सुनकर ऐसा लगा जैसे वो सॉन्ग उसी की फीलिंग्स को बयां कर रहा हो। सॉन्ग, इतना मेकअप लगा कि कब तक रास्ता देखो सजना, मैं पगली नहीं जो साल बिताऊं पिया ओ तेरे बिना। अपनी कमर से ठुमके लगाते हुए काव्या रोहित को अपने ठुमकों से घायल कर रही थी। इतना मेकअप लगा कि कब तक रास्ता देखो सजना, मैं पगली नहीं जो साल बिताऊं पिया ओ तेरे बिना। तेरे संग कदम भर के मैं तारों तक साथ चलूंगी, कुछ तारे चुन लेना तू इस बारी मेरी मांग सजाना। सबकी बारातें आई, सबकी बारातें आई, डोली तू भी लाना दुल्हन बना के हमको राजा जी ले जाना। सबकी बारातें आई, डोली तू भी लाना दुल्हन बना के हमको राजा जी ले जाना। काव्या रोहित को कोहनी मारते हुए उसके अगल बगल घूमते हुए डांस कर रही थी। कंगन में डायमंड असली, हर किसी की नजर है फिसली, एक तू ही मिसिंग साइड से मेरे लिप्स पे हंसी है नकली। आशिक मेरा जाली निकला, वादे का खाली निकला, इतना क्यों सोच रहा, जल्दी तू हीरो बन के आना। सबकी बारातें आई, सबकी बारातें आई, डोली तू भी लाना दुल्हन बना के हमको राजा जी ले जाना। सबकी बारातें आई। काव्या के इस ताने भरे सॉन्ग पर रोहित उसे अपनी एक आईब्रो उठाते हुए देखता है। जब रोहित की बारी आई तो वो काव्या का हाथ पकड़ उसे अपनी ओर खींचते हुए उसे बाहों में उठाकर गाते हुए डांस करने लगता है। वादे पूरे मैं करूंगा, फेरे भी साथ ही लूंगा, थोड़ा वेट तो कर ले बेबी, तारों से मांग भरूंगा। डोली है रेडी, कब से तूने कॉल किया था तब से शेरवानी रस्ते में है, सेहरा भी ऑर्डर करवाया। रोहित के गोद से उतरकर काव्या उसे धक्का देते हुए चल हट कहती है। सबकी बारातें आई, सबकी बारातें आई, डोली मैं भी लाऊंगा दुल्हन बना के तुझको संग अपने ले जाऊंगा। सबकी बारातें आई। काव्या और रोहित का डांस प्यार भरी नोकझोंक से भरा था। उनके स्टेज से आते ही सब तालियां बजाने लगते हैं। अब बारी आरव और रीतिका की थी। आरव ने सॉन्ग ऐसा चुना था, उसे सुनकर सबको यही लगा। आरव सबके सामने रीतिका को प्रपोज कर रहा है। सॉन्ग, ओ वॉटर लुक, वॉटर ग्रेस तेनू ही करा मैं चेज, वॉटर नक्श, वॉटर नैन दिल तेरा हो गया फैन, वॉटर स्माइल, वॉटर स्टाइल, लुत्ती नींदों की ये फाइल, कभी सॉफ्ट कभी रुट किल तेरा एटीट्यूड, तेरे लिए ही तो सिग्नल तोड़ ताड़ के आया दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड छोड़ छाड़ के, तेरे लिए ही तो सिग्नल तोड़ ताड़ के आया दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड छोड़ छाड़ के। आरव ऋतिका का हाथ पकड़ उसे घुमाते हुए अपनी बाहों में भरकर डांस करने लगता है। तो वही ऋतिका आरव की पकड़ से खुद को छुड़ाते हुए गाती है। ओ तेरी आंख दा इशारा मुझे फ्रॉड लगे, तू तो मजनू आवारा बाय गॉड लगे। आरव ऋतिका का हाथ पकड़ उसे अपने करीब लाते हुए डांस करते हुए आगे की लाइन गाता है। ओ कसमें वादे खाके अपनी पॉकेट मनी बचा के आया, तेरे लिए पैसे वैसे जोड़ जाट के, घर वालों को भी बाय शाय बोल बाल के आया, दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड छोड़ छाड़ के, तेरे लिए ही तो सिग्नल तोड़ ताड़ के आया दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड छोड़ छाड़ के। ऋतिका के पीछे पीछे घूमते हुए आरव आगे की लाइन गाते हुए डांस कर रहा था। तेरी गली में भी आना स्टार्ट कर दिया, एक तेरे नाम अपना हॉट कर दिया, करने लगा आंख मटक्का, अब तो आशिक बन गया पक्का। तो वही ऋतिका भी आरव को अच्छा कंपटीशन दे रही थी। उसने भी आरव को टोंट करते हुए आगे की लाइन गाए। आज अभी मैंने तेरा बाय काट कर दिया, तेरी सारी हरकतें मैं तो नोट करूँ, तुझे थाने में ले जाके मैं रिपोर्ट करूँ, ओ ए तू ना कर ऐसे फाइट, तेरा मूड मैं करूँ लाइट, तुझे सिन मैं दिखा के फिल्म गोलमाल के नाम तेरा ही लिखाया मैंने, वेडिंग कार्ड पे आया दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड छोड़ छाड़ के, तेरे लिए ही तो सिग्नल तोड़ ताड़ के आया दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड छोड़ छाड़ के। आरव और रीतिका के डांस में उनके बीच के लव के साथ साथ उनकी नोकझोंक को भी सभी एंजॉय कर रहे थे।
ये तो इश्क में देखो बदतमीज हो गया, बिना बात के ही मुझ पे ये फिज हो गया, रिफ्यूज किया 100 बारी फिर भी करना चाहे यारी, पैशन तेरे लिए मेरा इंक्रीज हो गया, तू ही डे लगे मुझे मेरी नाइट लगे, मुझे फ्यूचर मेरा तेरे सन ब्राइट लगे, तुझसे भी ज्यादा सोना कोई हैंडसम मुंडा होना लेके जाएगा सोने में तोल ताल के तेरे लिए, आज गड्डी में तो मोड़ मार के आया, दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड छोड़ छाड़ के चल झूठा मेरे लिए सिग्नल तोड़ ताड़ के आया, दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड छोड़ छाड़ के। आरव और रीतिका का परफॉर्मेंस खत्म होते ही माही स्टेज पर जाती है, पर उसके साथ उसे कंपटीशन देने के लिए तो कोई नहीं था। माही खड़ी ही थी कि तभी मयंक स्टेज पर आता है। मयंक को देखकर माही के चेहरे पर एक स्माइल आ गई थी। तो वही रोहित सिटी बजाने लगा था। स्टेज के दूसरी साइड से रिवान भी स्टेज पर आता है। दो लड़कों के साथ माही को अकेले कंपटीशन करता देखकर काव्या और रीतिका दोनों स्टेज पर पहुंच जाते हैं। उनके साथ ही आरव और रोहित भी चले गए थे। सॉन्ग स्टार्ट होता है, कुड़ियानु ठगले मुंडियानु ठगले। इस सॉन्ग पर बारी बारी करके लड़कियां और लड़के दोनों परफॉर्म करने लगते हैं। कंपटीशन फेयर था, दोनों टीमों में से कोई भी नहीं हारा था। अब सबकी नजरें अरुण और पाखी पर थी। अब वो दोनों ही उन्हें हार या जीत दिला सकते थे। सभी उम्मीद भरी निगाहों से अरुण और पाखी को देखने लगते हैं। अरुण और पाखी एक दूसरे का हाथ थामे स्टेज पर आते हैं और तभी उनके प्यार के जैसा ही एक रोमांटिक एडोरेबल सॉन्ग स्टार्ट होता है। मेरे हाथ में तेरा हाथ हो, सारी जन्नतें मेरे साथ हो, तू जो पास हो फिर क्या ये जहां, तेरे प्यार में हो जाऊं फना, जितने पास है खुशबू सांस के, जितने पास होठों के सरगम जैसे साथ है करवट याद के, जैसे साथ बाहों के संगम, जितने पास पास ख्वाबों के नजर उतने पास तू रहना हम सफर, तू जो पास है फिर क्या ये जहां, तेरे प्यार में हो जाऊं फना। अरुण और पाखी एक दूसरे के हाथों में हाथ डाले एक बेहद ही रोमांटिक डांस परफॉर्म कर रहे थे। जितने पास पास धड़कन के है राज, जितने पास बूंदों के बादल जैसे साथ साथ चंदा की है रात, जितने पास नैनों के काजल, जितने पास पास सागर के लहर उतने पास तू रहना हम सफर, तू जो पास। अधूरी सांस थी धड़कन, अधूरी थी अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है फलक पे और अब पूरे हैं हम। अरुण और पाखी का डांस इतना प्यार भरा था, कोई भी उन पर से अपनी नजरें नहीं हटा पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे अरुण और पाखी के प्यार के रंग में सभी रंग गए थे। वो सभी बस एकटक अरुण और पाखी के प्यार को देख रहे थे और उन्हें फील कर रहे थे। वो लोग भूल गए थे कि कोई कंपटीशन उनके बीच हो रहा था। तो वही दूर से दो आंखें और थी जो अरुण और पाखी को देख रही थी। उन आंखों में प्यार भी था और दर्द भी, वो आंखें नम थी। दूर खड़ा ऋषभ अरुण और पाखी को एक होता देखकर खुश भी था और दुखी भी। आज उसने अपने दिल से पाखी को पूरी तरह से निकाल दिया था। वो बस उन दोनों खुश देखना चाहता था। चैप्टर 91 मैन विल बी मैन। जहां एक तरफ सभी लड़कियां शादी की तैयारियों में बिजी थी तो वहीं दूसरी तरफ लड़कों के माइंड में कुछ और ही चल रहा था। संगीत के फंक्शन के बाद सभी लड़कों के फोन पर एक साथ एक मैसेज आता है। सभी अपना फोन चेक करते हैं और उनके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ जाती है। अरुण ने जब वो मैसेज देखा तो उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। अरुण ने काम का बहाना बनाते हुए पाखी से कहा उसे कुछ काम से बाहर जाना होगा अभी। पाखी ने टाइम देखते हुए कहा रात के 11 बजे, कौन सा काम आ गया। अरुण ने मयंक को इशारे कर अपने पास बुलाया और कहा मयंक से पूछ लो कि इतना अर्जेंट काम है, ये भी मेरे साथ ही जा रहा है। मयंक भी उन्हीं की टीम शामिल था तो उसने भी अरुण की हाँ में हाँ मिला दिया। पाखी आगे कुछ नहीं कहती और मान जाती है। थोड़ी देर बाद जब सबने देखा तो सभी लड़के वहां से गायब थे। दरअसल मैसेज पढ़ते ही सभी लड़के बहाना बनाकर एक एक कर गायब हो गए थे। काव्या, पाखी, माही और रीतिका चारों ने एक साथ कहा इन लोगों को एक साथ कौन सा काम याद आ गया जो सभी एक साथ गायब हो गए। पाखी और काव्या अपनी बातों में बिजी हो गई थी तो वही ऋतिका और माही अपनी ही सोच में डूबी हुई थी। माही और ऋतिका ने सोचते हुए एक दूसरे की तरफ देखा और अपनी आंखें बड़ी करते हुए एक साथ कहा कहीं ये लोग बैचलर पार्टी में तो नहीं गए। उन दोनों की आवाज इतनी लाउड थी कि काव्या और पाखी भी उन्हें देखने लगी। पाखी ने कहा नहीं अरुण जी, ऐसे नहीं है, वो सब नहीं नहीं, वो नहीं जाएंगे। काव्या को अब डाउट होने लगा था और उसने लो वॉइस में कहा जा भी सकते हैं। पाखी ने कहा क्या तुम्हें रोहित पर भरोसा नहीं है। भरोसा है पाखी पर। तभी उन तीनों ने एक साथ कहा मैन विल बी मैन। उन तीनों को इतना कॉन्फिडेंट देखकर अब पाखी का भरोसा भी डगमगाने लगा था। पाखी ने सख्ती से कहा हमें अभी वहां जाना है जहां अरुण जी गए हैं, एड्रेस ही तो नहीं है वहां का, ऋतिका ने कहा। ऋतिका ने सोच लिया था अगर आरव वहां हुआ तो वो उसका कचुम्बर बना देगी। तो वही काव्या ने भी डिसाइड कर लिया अगर रोहित लड़कियों के साथ फ्लर्ट कर रहा होगा तो वो उसे कच्चा चबा जाएगी। पाखी, उसे तो अभी भरोसा नहीं हो रहा था कि अरुण ऐसा कुछ करेगा। माही ने पाखी के डाउट को शक में बदलते हुए कहा भाभी, आपको तो पता है ना, बैचलर में पार्टी में लड़कियां छोटे छोटे कपड़े पहनकर डांस करती है।
पाखी का इतना सुनना ही था कि उसने अपनी मुट्ठी को कसकर बंद कर लिया और अपने दांत पीसते हुए गुस्से में कहा, हमें कोई वहां लेकर चलो। पाखी ने ये इतना गुस्से में कहा था कि वो तीनों ही पाखी को इतने गुस्से में देखकर डर गई थी। तभी रितिका ने कहा, शायद भाई कुछ बता सके इस बारे में। उन्होंने कहा था वो आज किसी पार्टी में जाने वाले हैं, उन्हें घर आने में देर हो जाएगी। रितिका के ये कहने पर वो तीनों रितिका को घूर कर देखती है। रितिका ने उन तीनों को अपनी ओर ऐसे देखते हुए देखकर कहा, मैं अभी उन्हें कॉल करके एड्रेस पूछती हूँ। रितिका ने बड़े ही चालाकी से ऋषभ से एड्रेस ले लिया। ऋषभ अरुण के बुलाने पर उस पार्टी में गया था। वो ऋषभ के साथ सब क्लियर करना चाहता था। एड्रेस मिलते ही वो तीनों मेंशन से बाहर निकल जाती है। माही ने कहा, आई थिंक हम सबको साथ ही चलना चाहिए। एक ही कार में माही की बात पर सबने सहमति जता दी। मेन डोर तक जाते हुए रितिका की नजर गार्डन में पड़े एक डंडे पर पड़ी। रितिका ने झट से जाकर उस डंडे को उठा लिया। रितिका के हाथ में डंडा देखकर पाखी ने पूछा, तुम इसका क्या करोगी? रितिका ने कहा, किसी की अक्ल ठिकाने लगानी है मुझे। काव्या ने पूछा, किसकी अक्ल ठिकाने लगानी है तुम्हें रितिका? रितिका ने गुस्से से कहा, कनखजूरे की। रितिका की बातें सुनकर सब उसे हैरानी से देख रहे थे। तभी रितिका को रियलाइज होता है उसने गुस्से में क्या ही कह दिया और वो सबसे अपनी नजरें चुराने लगती है। माही ने खुशी से चीखते हुए कहा, क्या सच में तुम भाई से? वाह भाभी, फाइनली मुझे मेरी दोनों भाभियां मिल गई। सब जानते थे आरव को कानखुजुरा रितिका ही कहती है, इसलिए सबको समझने में देर नहीं लगी रितिका और आरव के बीच में क्या है। पाखी ने रितिका को हक करते हुए कहा, हमें नहीं पता था हमें इतनी जल्दी हमारी देवरानी मिल जाएंगी। थोड़ी देर के लिए वो सभी खुश हो गए थे। फिर जैसे ही उन्हें उस पार्टी का ख्याल आया, एक बार फिर सबकी आंखों में गुस्सा उतर गया। माही ने मन ही मन कहा, मयंक अगर तुम कुछ ऐसी वैसी हरकत करते दिखे ना तो मैं आज पक्का तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी। रितिका ड्राइविंग सीट पर बैठती है और माही उसके बराबर में। पाखी और काव्या पीछे बैठे हैं। वो चारों जब वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं वहां एक फार्म हाउस था। माही ने कहा, भाभी ये तो हमारा फार्म हाउस है। काव्या ने रितिका के हाथ में पकड़ा डंडा देखते हुए कहा, रितिका मुझे भी एक डंडा चाहिए। काव्या की बातें सुन माही ने कहा, काव्या देखो उस तरफ न बहुत सारे डंडे रखे हैं, जितने चाहे उतने उठा लो। काव्या एक डंडा उठा लेती है। पाखी जो इतनी देर खड़ी सोच रही थी उसने भी आगे बढ़कर एक डंडा उठा लिया। पाखी के हाथ में डंडा देखकर वो तीनों शौक थी। माही ने चौंकते हुए कहा, भाभी क्या आप भाई को इस डंडे से मारेंगी? हाँ, अगर तुम्हारे भाई मार खाने वाली हरकतें कर रहे होंगे तो जरूर मारूंगी। वो सभी अंदर की तरफ बढ़ जाती है। उन सभी के आगे बढ़ते ही माही ने भी पीछे से एक डंडा अपने हाथों में ले लिया और उनके पीछे पीछे चलने लगी। चैप्टर 92 मैन विल बी मैन। जहां एक तरफ सभी लड़कियां शादी की तैयारियों में बिजी थी तो वहीं दूसरी तरफ लड़कों के माइंड में कुछ और ही चल रहा था। संगीत के फंक्शन के बाद सभी लड़कों के फोन पर एक साथ एक मैसेज आता है। सभी अपना फोन चेक करते हैं और उनके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ जाती है। अरुण ने जब वो मैसेज देखा तो उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। अरुण ने काम का बहाना बनाते हुए पाखी से कहा उसे कुछ काम से बाहर जाना होगा अभी। पाखी ने टाइम देखते हुए कहा, रात के 11 बजे कौन सा काम आ गया? अरुण ने मयंक को इशारे कर अपने पास बुलाया और कहा, मयंक से पूछ लो कि इतना अर्जेंट काम है, ये भी मेरे साथ ही जा रहा है। मयंक भी उन्हीं की टीम शामिल था तो उसने भी अरुण की हाँ में हाँ मिला दिया। पाखी आगे कुछ नहीं कहती और मान जाती है। थोड़ी देर बाद जब सबने देखा तो सभी लड़के वहां से गायब थे। दरअसल मैसेज पढ़ते ही सभी लड़के बहाना बनाकर एक एक कर गायब हो गए थे। काव्या, पाखी, माही और रितिका चारों ने एक साथ कहा, इन लोगों को एक साथ कौन सा काम याद आ गया जो सभी एक साथ गायब हो गए। पाखी और काव्या अपनी बातों में बिजी हो गई थी तो वही रितिका और माही अपनी ही सोच में डूबी हुई थी। माही और रितिका ने सोचते हुए एक दूसरे की तरफ देखा और अपनी आंखें बड़ी करते हुए एक साथ कहा, कहीं ये लोग बैचलर पार्टी में तो नहीं गए। उन दोनों की आवाज इतनी लाउड थी कि काव्या और पाखी भी उन्हें देखने लगी। पाखी ने कहा, नहीं अरुण जी ऐसे नहीं है, वो सब नहीं वो नहीं जाएंगे। काव्या को अब डाउट होने लगा था और उसने लो वॉइस में कहा, जा भी सकते हैं। पाखी ने कहा, क्या तुम्हें रोहित पर भरोसा नहीं है? भरोसा है पाखी पर। तभी उन तीनों ने एक साथ कहा, मैन विल बी मैन। उन तीनों को इतना कॉन्फिडेंट देखकर अब पाखी का भरोसा भी डगमगाने लगा था। पाखी ने सख्ती से कहा, हमें अभी वहां जाना है जहां अरुण जी गए हैं। एड्रेस ही तो नहीं है वहां का। रितिका ने कहा। रितिका ने सोच लिया था अगर आरव वहां हुआ तो वो उसका कचुम्बर बना देगी। तो वही काव्या ने भी डिसाइड कर लिया अगर रोहित लड़कियों के साथ फ्लर्ट कर रहा होगा
तो वो उसे कच्चा चबा जाएगी। पाखी उसे तो अभी भरोसा नहीं हो रहा था कि अरुण ऐसा कुछ करेगा। माही ने पाखी के डाउट को शक में बदलते हुए कहा, भाभी आपको तो पता है ना, बैचलर में पार्टी में लड़कियां छोटे छोटे कपड़े पहनकर डांस करती है। पाखी का इतना सुनना ही था कि उसने अपनी मुट्ठी को कसकर बंद कर लिया और अपने दांत पीसते हुए गुस्से में कहा, हमें कोई वहां लेकर चलो। पाखी ने ये इतना गुस्से में कहा था कि वो तीनों ही पाखी को इतने गुस्से में देखकर डर गई थी। तभी रितिका ने कहा, शायद भाई कुछ बता सके इस बारे में। उन्होंने कहा था वो आज किसी पार्टी में जाने वाले हैं, उन्हें घर आने में देर हो जाएगी। रितिका के ये कहने पर वो तीनों रितिका को घूर कर देखती है। रितिका ने उन तीनों को अपनी ओर ऐसे देखते हुए देखकर कहा, मैं अभी उन्हें कॉल करके एड्रेस पूछती हूँ। रितिका ने बड़े ही चालाकी से ऋषभ से एड्रेस ले लिया। ऋषभ अरुण के बुलाने पर उस पार्टी में गया था। वो ऋषभ के साथ सब क्लियर करना चाहता था। एड्रेस मिलते ही वो तीनों मेंशन से बाहर निकल जाती है। माही ने कहा, आई थिंक हम सबको साथ ही चलना चाहिए। एक ही कार में माही की बात पर सबने सहमति जता दी। मेन डोर तक जाते हुए रितिका की नजर गार्डन में पड़े एक डंडे पर पड़ी। रितिका ने झट से जाकर उस डंडे को उठा लिया। रितिका के हाथ में डंडा देखकर पाखी ने पूछा, तुम इसका क्या करोगी? रितिका ने कहा, किसी की अक्ल ठिकाने लगानी है मुझे। काव्या ने पूछा, किसकी अक्ल ठिकाने लगानी है तुम्हें रितिका? रितिका ने गुस्से से कहा, कनखजूरे की। रितिका की बातें सुनकर सब उसे हैरानी से देख रहे थे। तभी रितिका को रियलाइज होता है उसने गुस्से में क्या ही कह दिया और वो सबसे अपनी नजरें चुराने लगती है। माही ने खुशी से चीखते हुए कहा, क्या सच में तुम भाई से? वाह भाभी, फाइनली मुझे मेरी दोनों भाभियां मिल गई। सब जानते थे आरव को कानखुजुरा रितिका ही कहती है, इसलिए सबको समझने में देर नहीं लगी रितिका और आरव के बीच में क्या है। पाखी ने रितिका को हक करते हुए कहा, हमें नहीं पता था हमें इतनी जल्दी हमारी देवरानी मिल जाएंगी। थोड़ी देर के लिए वो सभी खुश हो गए थे। फिर जैसे ही उन्हें उस पार्टी का ख्याल आया, एक बार फिर सबकी आंखों में गुस्सा उतर गया। माही ने मन ही मन कहा, मयंक अगर तुम कुछ ऐसी वैसी हरकत करते दिखे ना तो मैं आज पक्का तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी। रितिका ड्राइविंग सीट पर बैठती है और माही उसके बराबर में पाखी और काव्या पीछे बैठे हैं। वो चारों जब वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं वहां एक फार्म हाउस था। माही ने कहा, भाभी ये तो हमारा फार्म हाउस है। काव्या ने रितिका के हाथ में पकड़ा डंडा देखते हुए कहा, रितिका मुझे भी एक डंडा चाहिए। काव्या की बातें सुन माही ने कहा, काव्या देखो उस तरफ न बहुत सारे डंडे रखे हैं, जितने चाहे उतने उठा लो। काव्या एक डंडा उठा लेती है। पाखी जो इतनी देर खड़ी सोच रही थी उसने भी आगे बढ़कर एक डंडा उठा लिया। पाखी के हाथ में डंडा देखकर वो तीनों शौक थी। माही ने चौंकते हुए कहा, भाभी क्या आप भाई को इस डंडे से मारेंगी? हाँ, अगर तुम्हारे भाई मार खाने वाली हरकतें कर रहे होंगे तो जरूर मारूंगी। वो सभी अंदर की तरफ बढ़ जाती है। उन सभी के आगे बढ़ते ही माही ने भी पीछे से एक डंडा अपने हाथों में ले लिया और उनके पीछे पीछे चलने लगी। चैप्टर 93 तुम सिर्फ मेरी हो। अरुण और रोहित को पीटता देखकर सब वहां से एक एक कर निकल जाते हैं। सब अपने वाले को मारने में लगे थे, इसलिए दूसरे की किसी को फिक्र ही नहीं थी। रोहित काव्या से पीटने के बाद उसे ऐसा लग रहा था उसने गलती कर दी काव्या से प्यार करके। काव्या के अंदर रोहित को झांसी की रानी दिख रही थी। रोहित जैसे तैसे काव्या को मनाकर अपने साथ ले जाता है। तो वही अरुण भी डर रहा था कहीं पाखी उससे शादी करने से मना ही ना कर दे। वो पाखी को खोने के बारे में तो सपने में भी नहीं सोच सकता था और अभी जब ये ख्याल उसके मन में आए तो अरुण बुरी तरह डर गया। उसने पाखी से माफी मांगना ही बेहतर समझा। अरुण ने पाखी को मनाने के लिए अपने दोनों कान पकड़कर उठक बैठक करने लगा। पाखी हाथ में डंडा लिए अरुण को देख रही थी। उन दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई टीचर अपने स्टूडेंट को पनिश कर रही हो। पाखी का गुस्सा जो कुछ हद तक अरुण के ऐसे माफी मांगने से कम हो गया था। वो रूड होते हुए कहती है, बस बस बहुत हो गया। अगर आप आगे से कभी भी कहीं भी किसी भी तरह की छिपकली के साथ चिपके हुए मिले ना तो वही के वही मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। अरुण ने कहा, मार लो यार पाखी, तुम्हें जितना मारना है छोड़कर जाने की बात मत कहो, ये मैं कभी नहीं होने दूंगा। इस जन्म और अगले आने वाले सभी जन्मों में तुम सिर्फ मेरी रहोगी। कहते हुए अरुण ने पाखी को कमर से पकड़ अपने करीब खींच लिया। पाखी ने अपनी पलकें झपकाते हुए धीरे से मुस्कुरा दिया। अरुण पाखी के और करीब आने लगा तो पाखी ने अरुण को दूर धकेल दिया। अरुण ने चोट लगने का नाटक किया। पाखी सॉरी बोलते हुए अरुण के पास आए और उसकी चोट देखने लगी। तभी अरुण ने पाखी को अपनी बाहों में भरते हुए कहा, बहुत खूबसूरत लग रही हो। बस अब तुम्हें दुल्हन की जोड़े में देखना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ तुम दुल्हन के जोड़े में इस दुनिया की सबसे खूबसूरत दुल्हन होगी।
अरुण की बातें सुनकर पाखी शर्मा जाती है। अरुण पाखी को अपनी बाहों में उठाता है और उसे लेकर बाहर आ जाता है। तो वही दूसरी तरफ ऋतिका जो आरव के ऊपर फट पड़ी थी। आरव बेचारा उस ज्वालामुखी को शांत करने की कोशिश कर रहा था, पर वो थी कि शांत होना ही नहीं चाह रही थी। जब आरव ने देखा कि कोई और रास्ता नहीं है तो उसने आगे बढ़कर ऋतिका के बड़बड़ाते होठों पर अपने होठ रख शांत कर दिया। ऋतिका ने आरव को खुद से दूर करने की बहुत कोशिश की, पर वो उससे दूर नहीं हुआ। वो जितना उसे दूर धकेलती आरव उतना ही उसे पैशन के साथ किस करने लगता। हार कर ऋतिका ने खुद को आरव को सरेंडर कर दिया। खटिया तो मयंक की भी खड़ी हो गई थी। जब वो माही को मना रहा था, मयंक की बहुत मिन्नतों और पापड़ बेलने के बाद माही मानी थी। दो कपल जा चुके थे और दो अपने पार्टनर के हाथ में हाथ डाले स्लो मोशन में चल रहे थे। ऋतिका आरव के हाथ में अपना हाथ डाले उसके कंधे पर अपना सर टिकाए चल रही थी। कार के पास आकर दोनों खड़े होकर एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं। तभी ऋतिका की नजर माही पर जाती है जो मयंक का हाथ पकड़े उससे बातें करती हुई आ रही थी। माही को मयंक के साथ देखकर ऋतिका के तो होश ही उड़ गए। ऋतिका ने मन ही मन कहा, तो माही की लाइफ में भी कोई है, पर ये तो अरुण का मैनेजर है। ओ गॉड माही, तुम ग्रेट हो यार, प्यार भी कर लिया और तुम्हारा ये सीक्रेट अभी तक किसी को पता भी नहीं चला। ऋतिका एक नजर आरव को देखती है और फिर माही को। उसे डर था कहीं आरव पीछे पलटकर माही को न देख ले। माही जो ये सोच रही थी कि सब जा चुके हैं, बेफिक्र बेपरवाही से मयंक के हाथों में हाथ डाले मजे से चले जा रही थी कि तभी अचानक से माही की नजरें ऋतिका की नजरों से जा मिलती है। ऋतिका को देखकर माही का गला सूखने लगा था। आरव जो बहुत देर से ऋतिका को नोटिस कर रहा था, वो पीछे मुड़कर देखने ही वाला था कि तभी ऋतिका जल्दी से आरव को हक कर लेती है और अपने हाथों के इशारे से माही को जल्दी से जाने का इशारा करती है। माही मयंक के साथ जल्दी से छुप जाती है। ऋतिका के हक करने से आरव को लगा कि ऋतिका को उस प्यार आ रहा है और वो खुश होते हुए ऋतिका को हक कर लेता है। तभी ऋतिका जल्दी से आरव से अलग होती है और उसे घर चलने के लिए कहती है। दोनों के जाने के बाद माही और मयंक दोनों सुकून भरी सांस लेते हैं और बाहर आते हैं। माही ने कहा, चलो अब जल्दी से मुझे घर ले जाओ, अगर घर पर किसी को पता चला मैं घर पर नहीं हूं तो और ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। मयंक भी हाँ कहता है और माही को लेकर मेंशन आ जाता है। मयंक पहले ही उतर गया था ताकि किसी को शक ना हो। माही कार लेकर अकेले मेंशन के अंदर आ गई। शादी का अवसर था इसलिए सब खुराना मेंशन में ही ठहरे थे। माही के जाने के कुछ ही देर बाद मयंक भी अंदर आ जाता है। माही दबे पांव जब सीढ़ियों से ऊपर अपने रूम में जा रही थी तभी उसे सामने ऋतिका दोनों हाथ बांधे खड़ी दिखती है। ऋतिका ने कहा, इश्क लड़ाया जा रहा है, वो भी चोरी चोरी। ऋतिका के पूछने पर माही उसे सब बता देती है और फिर दोनों सोने चले जाते हैं। पाखी और काव्या एक रूम में सो रहे थे तो वही ऋतिका और माही एक रूम में। चैप्टर 94 शादी। शादी का दिन फाइनली आ गया। ढेरों सारी तैयारी में सभी लोग इधर उधर कामों में बिजी थे तो वहीं सभी लड़कियां मिलकर पाखी को रेडी कर रही थी। पाखी का पेस्टल रेड कॉलर का लहंगा था। उस लाल रंग के ब्राइडल लहंगे में पाखी बहुत खूबसूरत लग रही थी। काव्या ने पाखी की बलाएं लेते हुआ कहा, काश यार मैं लड़का होती तो तेरी शादी अरुण से कभी नहीं होने देती। माही ने भी पाखी की तारीफ करते हुए कहा, वाह भाभी आप बहुत खूबसूरत लग रही हो, भाई तो आज आपको देखते ही रह जाएंगे। पाखी दुल्हन का जोड़ा पहनकर तैयार थी तो वही अरुण जो मुंबई के नंबर 1 डिजाइनर की स्पेशली उसके लिए डिजाइन की शेरवानी पहनकर रेडी था। उस शेरवानी के कॉलर और आर्म्स पर दरदोजी का वर्क किया गया था। अरुण उस शेरवानी में मॉडल जैसा लग रहा था। पाखी और अरुण का आउटफिट दोनों सिमिलर ही था, वो एक कपल ड्रेस की थीम में डिजाइन किया गया था। शादी का मुहूर्त 2 घंटे बाद था। पाखी को अकेला छोड़कर सभी चले गए थे। पाखी रूम में इधर से उधर टहल रही थी कि तभी उसके रूम का डोर ओपन होता है। अर्पणा और आरव एक साथ अंदर आते हैं। पाखी को दुल्हन के जोड़े एल में देखकर आरव और अर्पणा दोनों ही उसे अपनी बड़ी आंखें किए निहार रहे थे। आरव ने आगे आते हुए कहा, भाभी लुकिंग गॉर्जियस, कहते हुए आरव पाखी के गले लग जाता है। आरव के गले लगने से पाखी लड़खड़ा गई थी। उस हैवी ज्वेलरी और लहंगे में पाखी अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। तभी अर्पणा ने आरव के सर पर प्यार से मारते हुए कहा, हो गया तेरा, अब जरा मुझे देख लेने दे मेरी बहू को। अर्पणा काजल का टीका पाखी के कान के पीछे लगाते हुए बोली, बहुत प्यारी लग रही हो, तुम्हें नजर न लगे किसी की। अर्पणा ने पाखी का घूंघट करते हुए कहा, बेटा अब ये घूंघट शादी के बाद ही उठेगा, उससे पहले घूंघट मत हटाना अपना। पाखी ने हाँ मैं अपना सर हिलाया। अब तुम्हारी जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी पाखी, अब तुम्हें जल्दी से अपने लिए एक देवरानी भी ढूंढनी है, अर्पणा ने कहा। अर्पणा की बातें सुनकर पाखी ने तिरछी नजरों से आरव को देखा।
अर्पणा के जाने के बाद आरव ने कहा, भाभी आपको तो सब पता है ना, प्लीज माँ को आप ही मना सकती हो। आरव कहते हुए पाखी को मक्खन लगाने लगा। पाखी ने आरव को समझाते हुए कहा, रितिका बहुत अच्छी लड़की है और हमें पूरा भरोसा है, माँ मान जाएंगी। आरव ने फिर से पाखी को हक करते हुए कहा, थैंक यू भाभी, थैंक यू सो मच। आरव के जाने के बाद पाखी ऐसे ही रूम में टहल रही थी। वो नीचे जाने के लिए और अरुण देखने का बेसब्री इंतजार कर रही थी। तो वहीं दूसरी तरफ अरुण भी पाखी की एक झलक देखने के लिए तड़प रहा था। अरुण को घेरे रोहित, राज और कुणाल तीनों खड़े थे और उसे तंग कर रहे थे। कुणाल ने कहा, थोड़ा और इंतजार कर, अभी टाइम है। अरुण ने मुंह बनाते हुए कहा, वही तो नहीं हो रहा। अच्छा जी, अब तुझसे थोड़ा सा भी इंतजार नहीं हो रहा है, राज ने कहा। रोहित ने अरुण के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, ये दोनों तुझे आज परेशान करने का एक मौका नहीं छोड़ेंगे। ऋषभ, जो अरुण और पाखी की शादी में शामिल न होकर अपनी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग अटेंड करने मुंबई जा रहा था। ऋषभ ने पहले ही अरुण से इसके लिए माफी मांग लिया था। ऋषभ ने जाने से पहले रितिका का ध्यान रखने के लिए रिवान से कह दिया था। कल रात रिवान ने माही को मयंक को ले जाते हुए देख लिया था। उसे समझने में देर नहीं लगी उन दोनों के बीच क्या रिश्ता है। रिवान ने कल रात ही अपने दिल और दिमाग से माही को निकाल दिया था। वो दो लोगों के बीच तीसरा नहीं बनना चाहता था। घर के सभी बड़े शादी की रस्मों में बिजी थे। सुलोचना और रघु दोनों पाखी के माँ बाप की जगह सभी रस्में कर रहे थे और वो दोनों ही पाखी का कन्यादान भी करने वाले थे। रितिका और काव्या पाखी की साइड से थे, तो वही सभी लड़के और माही अरुण के साइड से थे। शादी की रस्में करने के लिए अरुण और पाखी को बुलाया जाता है। रितिका और काव्या पाखी को लेकर आ जाते हैं। रोहित और बाकी सब अरुण को ले आते हैं। अरुण जो मन ही मन खुश हो रहा था कि अब वो पाखी को देख सकता है। पाखी को घूंघट में देखती ही उसके चेहरे पर उदासी छा गई। अरुण के एक्सप्रेशन को नोटिस कर रहे रोहित ने कहा, तेरे पैसेंज का अच्छा टेस्ट हो रहा है आज। रोहित की बातों पर अरुण ने उसे घूरकर देखा। पाखी और अरुण एक दूसरे के सामने खड़े थे। पाखी के लंबे घूंघट से उसका पूरा चेहरा ढका हुआ था। मौका मिलते ही काव्या और रितिका ने अरुण के जूते चुरा लिए थे। अरुण ने आगे बढ़कर पाखी को वरमाला पहनाई, तो पाखी ने भी बिना नोक-झोंक किए वरमाला को पहन लिया। इसके बाद आगे की रस्में करने के लिए दोनों अपनी अपनी जगह एक दूसरे के बराबर में मंडप में बैठ जाते हैं। पंडित जी के कहने पर सुलोचना और रघु ने पाखी का हाथ अरुण के हाथ में रखा। जैसे ही पाखी के हाथ अरुण के हाथ को छूते हैं, अरुण को अजीब सा एहसास होता है। अरुण पाखी को देखता है, उसे कुछ अलग लग रहा था। आज उसका दिल नहीं धड़का जो पाखी के उसे छूने से धड़कता था। अरुण को ये बहुत अजीब लग रहा था। अरुण अब अपनी सोच में डूब गया था। तभी उसकी नज़र अपने हाथ में रखे पाखी के हाथ पर जाती है। अरुण पाखी के हाथ को गौर से देख रहा था। अरुण को याद आया पाखी के हाथों में तो उसने खुद अपने नाम के लेटर के बराबर में पाखी के नाम का लेटर लिखा था। फिर वो लेटर अब पाखी के हाथ में दिख क्यों नहीं रहा था। यही सब सोचते हुए अरुण खड़ा हो जाता है। अरुण को खड़ा देखकर पाखी भी खड़ी हो जाती है और उन दोनों को देखकर सभी हैरान थे। अरुण ने बिना कुछ सोचे समझे पाखी का घूंघट उठा दिया। अरुण के साथ साथ सभी लोग पाखी का चेहरा देखकर शोक में थे। चैप्टर 95 कहानी में ट्विस्ट। अरुण ने जैसे ही घूंघट हटाया वो पाखी का चेहरा देखकर शॉक हो गया। वहां मौजूद सभी पाखी का चेहरा देखकर शॉक में थे। अरुण ने अपनी आंखों में बेहद नफरत भर गुस्से में अपने वर्ड्स को पीसते हुए बोला, तुम यहाँ पाखी जगह क्या कर रही हो? पाखी कहाँ है? इशिता। इशिता ने बेशर्मी से मुस्कुराते हुए कहा, क्या अरुण तुम्हें कितनी जल्दी थी? मेरा घूंघट उठाने की, कम से कम रूम में जाने तक का तो वेट कर लेते। अपनी बकवास बंद करो। पाखी कहाँ है? बताओ, अरुण ने फिर से उसी लहजे में कहा। इशिता ने अपने दोनों हाथ फोल्ड कर मुस्कुराते हुए कहा, वो कहाँ है ये जानना जरूरी नहीं तुम्हारे लिए। तुम इतना जान लो वो अब तुम्हारे लायक नहीं। अरुण ने इशिता को घूरा और कहा, अगर पाखी को कुछ भी हुआ ना इशिता तो इस बार मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इशिता ने शर्म की सारी हदें पार कर मुस्कुराते हुए कहा, तो मत छोड़ो, देखो आधी शादी हो गई है, चलो पूरी शादी कर लेते हैं, फिर हम हमेशा साथ रहेंगे। इशिता ने अरुण का हाथ पकड़ते हुए कहा। अरुण ने इशिता से अपना हाथ झटकते हुए कहा, छोड़ो मुझे और दूर रहो मुझसे। पाखी को तो मैं ढूंढ ही लूंगा, उसके बाद मैं तुम्हें देखता हूँ। और रही बात शादी की तो वो तो तुम भूल ही जाओ। इस जन्म में तो क्या अगले 7 जन्मों के लिए मैं पाखी का हूँ और वो मेरी। अरुण कहते हुए जाने लगा। तभी इशिता ने कहा, क्या उसके बर्बाद होने के बाद भी उससे शादी करोगे? इशिता की बातें सुनकर अरुण के पैर वही जम गए। वो पीछे पलटा और तेज कदमों से इशिता के पास आया और उसकी गर्दन को अपने हाथ में लेते हुए बोला,
तुम कहना क्या चाहती हो? इशिता ने दर्द में भी हंसते हुए कहा। वही जो तुम समझ रहे हो, अरुण ने दांत पीसते हुए कहा। चुपचाप बताओ पाखी कहाँ है? तभी एक आवाज आई, पाखी यहाँ है। आवाज सुनकर सबने उस आवाज की ओर देखा। अरुण ने भी इशिता के गर्दन पर अपनी पकड़ ढीली कर उस ओर देखा। ऋषभ पाखी को अपनी बाहों में उठाए खड़ा था। पाखी ने ऋषभ की जैकेट को पहना हुआ था। पाखी को देखकर इशिता की आंखें सिकुड़ गई और वो उसके पास आते हुए बोली, तुम फिर से बच गई। कैसे? तुम्हारा तो वहां से निकलना इम्पॉसिबल था, फिर तुम कैसे? गुस्से में बोलते हुए इशिता के वर्ड कांप रहे थे। ऋषभ ने पाखी के इशारे करने पर उसे नीचे उतारा। अरुण पाखी के पास आया और उसे गले से लगाते हुए बोला, तुम ठीक तो हो ना? पाखी ने हाँ में अपनी पलकें झपकाए। अरुण को खुद से दूर कर पाखी इशिता के सामने खड़ी होते हुए बोली, मारने वाले से बड़ा बचाने वाला होता है इशिता। इशिता ने गुस्से से कहा, पर तुम निकली कैसे वहां से? मैंने तो तुम्हारे भागने के सारे रास्ते बंद कर दिए थे। फ्लैशबैक। पाखी रूम में इधर से उधर टहलते हुए इंतजार कर रही थी। कब कोई आएगा और उसे नीचे लेकर जाएगा। पाखी इसी का इंतजार कर रही थी। पाखी थक हार कर बेड पर बैठ जाती है। तभी पीछे से कोई उसके मुंह पर हाथ रखते हुए उसकी गर्दन पर इंजेक्शन लगा देता है। इंजेक्शन लगते ही पाखी बेहोश हो गई थी। पाखी को बेहोश देखकर इशिता के होठों पर शातिर स्माइल थी। इशिता जो पाखी की तरह रेडी हो रखी थी। उसकी ज्वेलरी लहंगा सब पाखी की ड्रेस की कॉपी थी। इशिता ने कुछ लोगों को इशारे से अंदर बुलाया और उन्हें पाखी को ले जाने के लिए कहा। जब वो लोग पाखी को उठा कर ले गए तो उनके जाने के बाद इशिता घूंघट करके बैठ गई। दूसरी तरफ वो आदमी बेहोश पाखी को गाड़ी में डालकर ले गए। ऋषभ अपनी इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए दिल्ली से बाहर जा रहा था। अरुण से उसने 2 दिन पहले ही उसकी शादी अटेंड न कर पाने के लिए माफी मांग ली थी। ऋषभ जाते हुए एक ढाबे पर पानी की बोतल लेने के लिए रुका। ऋषभ पानी की बोतल ले ही रहा था कि तभी उसने ढाबे वाली की बात सुनी। ढाबे वाला काम करते हुए बड़बड़ा रहा था, देखो तो भला क्या जमाना आ गया है। एक लड़की को सरेआम कुछ गुंडे जबरदस्ती ले गए और कोई कुछ कर ही नहीं रहा। सब बस बैठे एक दूसरे का मुंह देखते रह गए। ऋषभ ने जब ये सुना तो अपनी भौहें सिकुड़ते हुए बोला, तो आप लोगों ने कुछ किया क्यों नहीं? ढाबे वाले ने कहा, बेटा मेरी बूढ़ी हड्डियों में इतनी ताकत कहाँ कि मैं उन लोगों का सामना करता। यहाँ इतने लोग हैं फिर भी इन लोगों ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप बैठकर सब तमाशा देख रहे थे। और वो बेचारी लड़की चिल्ला चिल्ला कर सबसे मदद मांग रही थी। ऋषभ ने पूछा, कितनी देर हुई उन्हें यहाँ से गए हुए? बस बेटा अभी तो निकले हैं वो लोग, जैसे तुम आए हो। सामने वाले गैराज से गाड़ी का पंचर ठीक करा रहे थे। तभी सबने उस गाड़ी में से लड़की के चिल्लाने की आवाज सुनी। ये सब सुनकर ऋषभ को गुस्सा आ गया। उसने घिन भरी नजरों से सबको देखा। ना जाने क्यों ऋषभ का दिल चाहा कि वो उसकी लड़की को बचाए। ऋषभ ने ढाबे वाले से डायरेक्शन पूछा और अपनी गाड़ी लेकर चला गया। ऋषभ ने कार इतनी फास्ट ड्राइव की कि कुछ ही मिनटों में उससे वो गाड़ी दिख गई, पर अभी भी वो कार उससे बहुत दूर थी। ऋषभ जो फास्ट ड्राइविंग करने के बाद भी उस कार से बहुत पीछे था कि अचानक फिर से कार उसकी आंखों के सामने से ओझल हो गई। दूसरी तरफ वो एक बड़े से खंडहर गैराज के अंदर आ गई। उन आदमियों ने पाखी को कार से बाहर निकाला और उसे धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया और वो सभी उसके सामने खड़े हो गए। पाखी उन्हें इस तरह अपने सामने देखकर उनकी आंखों में हवस देखकर डर से कांप रही थी। तभी उन आदमियों में से एक ने हंसते हुए कहा, तेरी शादी तो आज नहीं होगी पर तेरी सुहागरात वो हम सबके साथ ही होगी। पाखी ये सुनकर उठकर भागने लगती है और तभी एक आदमी आगे बढ़कर उसके लहंगे के दुपट्टे पर पैर रख देता है, जिससे पाखी वहीं रुक जाती है। वो दुपट्टा पाखी के बन और कमर से तिनका था। पाखी ने जल्दी से उस दुपट्टे को अपनी कमर और बन से निकाला और भागने लगी। पाखी को भागता देखकर वो सभी आदमी भी चारों तरफ फैल गए और पाखी को पकड़ने लगे। पाखी भागते हुए एक दीवार के सामने आ गई जहां से आगे जाने का रास्ता बंद था। पाखी ने पीछे मुड़कर देखा तो वो 5 आदमी राक्षस जैसे लग रहे थे, जो पाखी की ओर एक साथ अपने कदम बढ़ा रहे थे। उनके बढ़ते कदमों के साथ उनकी परछाई भी बड़ी हो रही थी, जो पाखी के अस्तित्व को धीरे धीरे ढक रही थी। उनके हर बढ़ते कदमों के साथ पाखी के दिल की धड़कन भी बढ़ गई थी। चैप्टर 97 पैसे 2 जूते लो। इशिता के जाने के बाद अरुण पाखी के पास आया। उसके हाथ को अपने हाथ में लेते हुए उसे अपने होठों से छू लिया। पाखी ने अरुण की आंखों में देखते हुए कहा, आप चाहें तो इस शादी के लिए मना भी कर सकते हैं, हम बुरा नहीं मानेंगे। पाखी की ऐसी बातों पर अरुण उसे नाराजगी भरी नजरों से देख रहा था। अरुण की आंखों में उस वक्त प्यार और गुस्सा दोनों ही दिख रहा था। अरुण ने पाखी की आंखों में देखते हुए कहा,
क्या तुम भूल गई मैंने तुमसे क्या कहा था? अरुण की बातों पर पाखी ने उसकी आंखों में देखा और उसके होठों पर हंसी बिखर गई। अरुण ने कहा, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा, इसका वादा नहीं करता, सिचुएशन कैसी भी हो मैं तुम्हारे साथ हमेशा खड़ा रहूंगा। अरुण ने कहते हुए पाखी को अपनी बाहों में उठाया और उसे लेकर मंडप में आ गया। पाखी को अपनी बाहों में उठाए हुए ही उससे फेरे लेते हुए अरुण ने कहा, तुम मेरी थी हो और हमेशा ही मेरी ही बनकर रहोगी। पाखी उसे अपने होठों पर हंसी लिए देख रही थी, तो वही सभी लोग उन दोनों पर फूलों की बारिश कर रहे थे। फेरों के बाद अरुण ने पाखी की मांग में सिंदूर भरा तो पाखी की आंखें बंद हो गई। इस बार ये सिंदूर पाखी के मांग में किसी मजबूरी की नहीं, प्यार की निशानी बनकर भरी गई थी। काली मोतियों से बना मंगलसूत्र जो पाखी ने अरुण के नाम का पहना था, इस बार वो उसका दम नहीं घोट रहा था, इस बार वो उसकी सांसें बनकर उसे पूरा कर रहा था। उन दोनों को साथ देखकर सभी के होठों पर स्माइल थी। ऋषभ ने भी पूरी शादी वही खड़े रहकर देखा, वो दोनों को साथ देखकर बहुत खुश था। पाखी की बातें अभी भी उसके कानों में गूंज रही थी, जो उसने इशिता से कही थी। जहां दो लोगों के बीच प्यार होता है, उनके बीच कभी कोई तीसरा नहीं आ सकता। ऋषभ ने आज अपने इमोशन को पूरी तरह खत्म कर दिया था। जब अरुण जाने के लिए अपनी जूती पहनने गया तो पाया उसकी जूतियां गायब है। अरुण को ऐसे चुपचाप कुछ ढूंढता देखकर आरव ने पूछा, भाई आप क्या ढूंढ रहे हो? अरुण ने यहां वहां देखते हुए कहा, मेरी शूज नहीं दिख रहे। तभी आरव ने चौंकते हुए कहा, भाई लगता है चोरी हो गए। कहते हुए आरव थोड़ा लो साउंड कर रहा था। अरुण ने हैरान होते हुए कहा, क्या? आरव ने हम कहा और मन ही मन खुद से बोला, ये सब उस इशिता की वजह से हुआ है। अच्छा खासा भाई की जूतियों की रखवाली कर रहा था, पर उसके मेस क्रिएट करने से जूतियां चोरी हो गई। दोनों को ऐसे बात करता देखकर रोहित ने जब पूछा तो आरव ने उसे सब बता दिया। रोहित ने सोचते हुए कहा, मुझे पता है ये काम कौन कर सकता है। उन तीनों को ऐसे आपस में उलझा देखकर उनसे थोड़ी दूरी पर खड़ी काव्या और रीतिका दोनों हंस रही थी। आरव ने माही को बुलाया और उसे साइड में ले जाकर बोला, देख माही, ये हमारी भाई की इज्जत का सवाल है, तुझे उनसे कैसे भी करके भाई की जुतियां लानी है। माही ने पूरी बात सुनकर कहा, भाई ला तो मैं दूंगी, पर मुझे क्या मिलेगा? माही की ऐसी बातों पर आरव उसे घूर कर देख रहा था और उसे घूरते हुए बोला, सही कहते हैं भाई, तुझे न माने मंदिर की सीढ़ियों से ही उठाया है, तभी तू ऐसी बातें कर रही है। आरव की बातों ने माही को पूरी तरह चिढ़ा दिया था। तभी माही आरव को खा जाने वाली नजरों से देखते हुए बोली, भाई अब तक तो मैं आपकी हेल्प करने के लिए तैयार थी, पर अब वो भी नहीं करूंगी। कहते हुए माही ने अपने बाल कंधों से झटके और चली गई। माही के ऐसे रिएक्शन पर आरव बोला, अब तो मुझे भरोसा हो गया है भाई की बात पर। जब शादी की बात की रस्में करने के लिए अरुण और पाखी को बुलाया गया तो अरुण पाखी के साथ मंडप में नंगे पैर खड़ा था और बेचारगी से सबको देख रहा था। पाखी को अरुण की ऐसी हालत पर हंसी आ रही थी। वो धीमे धीमे अरुण के एक्सप्रेशन को देखकर मुस्कुराए जा रही थी। तभी वहां काव्या ऋतिका कुछ लड़कियों के साथ आती है। काव्या ने अरुण को चिढ़ाते हुए कहा, जीजू जुतियां ढूंढ रहे हो, वो तो आपको बिना नेक दिए नहीं मिलेंगी। अरुण जो जल्द से जल्द इन रस्मों के जंजाल से निकलना चाहता था, उसने तपाक से कहा, कितने पैसे चाहिए? अरुण के मुंह से ये सुनकर वो सभी लड़कियां खुश हो गई तो वही आरव और रोहित समेत बाकी सभी का चेहरा उतर गया और वो सभी अरुण को घूरने लगे। रोहित ने अरुण के पास आकर उसके कान में कहा, मैं अच्छे से जानता हूं तुझे किस बात की जल्दी है, पर तू अपनी इस जल्दबाजी में हमें क्यों लड़कियों के सामने हरा रहा है? रोहित की बातों पर अरुण उसे घूरा और कहा, ज्यादा फालतू की बातें मत सोचा कर, मैं थक गया हूं इसलिए ये जल्दबाजी कर रहा हूं, पता नहीं और कितनी रस्में और कितना टाइम लगेगा। तभी काव्या और रीतिका ने एक दूसरे को देखा और एक साथ लाउड वॉइस में बोली, 50,000। आरव ने ये सुनते ही ऋतिका से बोला, 50,000? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? ऋतिका ने अपनी नाक सिकुड़ी और बोली, अभी हमारा पल्ला भारी है, जो हम कहेंगे वो आपको करना पड़ेगा। चुपचाप से पैसे दो और जूती लो। आरव ने ऋतिका को एक नज़र देखा और अरुण से कहा, भाई कोई जरूरत नहीं है इन्हें पैसे वैसे देने की, मैं अभी आपके लिए न्यू फुटवियर लेकर आता हूं। उन सभी की नोकझोंक को सभी बड़े जो इतनी देर से देख रहे थे, उनमें से सुलोचना जी ने आगे आते हुए कहा, आरव बेटा ये भी एक रस्म है और आपको इनकी बात माननी पड़ेगी, आप दूसरी जूतियां नहीं ला सकते। सुलोचना जी की बातें सुनकर जहां लड़कियों के चेहरे पर प्राउड वाली स्माइल थी तो वही सभी लड़के मुंह लटकाए खड़े थे। अर्पणा ने भी उनका साथ देते हुए कहा, अरुण मान लो इनकी बात, और भी रस्में हैं जो तुम्हें पाखी को मिलकर करनी है। पाखी ने अरुण को आंखों के इशारे से पैसे देने के लिए कहा तो अरुण ने आरव से कहा, चल दे दे अब इन्हें पैसे।
आरव ने उन सभी लड़कियों को एक नज़र घूरकर देखा और पैसे निकालकर गिनने लगा। वो जैसे ही रितिका की तरफ पैसे देने के लिए अपना हाथ बढ़ाया तभी माही ने उसे रोकते हुए कहा, इतनी जल्दी भी किया है, पहले इनसे जुतिया तो ले लो फिर पैसे दे देना। माही ने अपने हाथ में पकड़े एप्पल को अलग ही अंदाज में खाते हुए कहा। माही की बातें सुनकर आरव ने कहा, ओ मेरी प्यारी बहना, थैंक यू सो मच हमारा साथ देने के लिए। माही ने अपने कंधे झटके और कहा, ये सब के अरुण भाई के लिए कर रही हूं, आपके लिए नहीं। आपसे तो मैं गुस्सा हूं। माही अपने मुंह का पाउट बनाते हुए बोली। तो आरव ने उसके दोनों गाल खींचते हुए बोला, कोई बात नहीं माय स्वीट सिस्टर, वो तो मैं तुझे मना लूंगा। वैसे थैंक यू यार, क्या टाइमिंग है तेरी। माही को उनका साथ देते देखकर रितिका और काव्या की हैरानी से फटी की फटी रह गई और वो दोनों लगभग चीखते हुए बोली, माही तुमने हमारे साथ चीटिंग की। माही ने दोनों को एक आंख मारी और कहा, सॉरी गर्ल्स, ये कोई गर्ल्स भी एस बॉयज का कंपटीशन नहीं है, यहाँ बात अरुण भाई की है, सो आई ऑलवेज विथ माई बॉर्डर्स। कहते हुए वो लड़कों की टीम में जाकर खड़ी हो गई। रितिका और काव्या दोनों लड़कों की टीम को खा जाने वाली नजरों से देख रही थी। चैप्टर 98 मुझे सोना है। माही ने जब टीम चेंज किया तो काव्या और रितिका उसे खा जाने वाली नजरों से देख रही थी। काव्या और रितिका ने हाथ बांधते हुए कहा, जीजू हमें नहीं पता, हमें बस हमारे पैसे चाहिए। रोहित ने कहा, पैसे कैसे पैसे, पैसे तब देते जब तुम हमें जूते देती, पर अब तो जूते हमारे पास है, अब किस बात के पैसे। रोहित की बातें काव्या को गुस्सा दिला रही थी। उसका मन कर रहा था वो अभी के अभी रोहित को खा जाए। आरव और माही अरुण के सामने जूती रखते बोला, भाई इन्हें छोड़ो, आप जूती पहनो, अभी आपको और भी रस्में करनी है। अरुण ने जूती पहनी और काव्या के पास आकर बोला, इन्हें ऐसे कैसे छोड़ दे, कितनी मेहनत की है दोनों ने, अब मेहनत का फल तो इन्हें मिलना ही चाहिए। कहते हुए अरुण अपने हाथ में पकड़ा कार्ड काव्या को दे दिया। जब रोहित की नज़र उस कार्ड पर पड़ी तो रोहित चौंकते हुए बोला, अबे वो कार्ड मेरा है। अरुण ने स्माइल करते हुए कहा, तभी तो दे रहा हूं। वहां खड़े सभी लोग इस नोक-झोंक को देखकर हंस रहे थे। एक एक कर सभी रस्में हो गई थी, अब बस एक ही रस्म बच गई थी। काव्या, रितिका और माही तीनों पाखी को अरुण के सामने बैठा देती है। फेरों के बाद पाखी ने अर्पणा के कहने पर लहंगा भी चेंज कर लिया था। अरुण और पाखी दोनों एक दूसरे के सामने बैठे थे और उनके सामने एक बड़े से बर्तन में दूध रखा था जिसमें गुलाब की पंखुड़ियां तैर रही थी। अर्पणा जी ने अंगूठी को दूध में घोलते हुए रस्म के मायने समझाए। अरुण और पाखी दोनों ही एक साथ उस बर्तन में हाथ डालते हुए दोनों अंगूठी ढूंढने लगते हैं। पाखी को काव्या और रितिका चेयर कर रही थी तो वही अरुण को रोहित, आरव और राजकुणाल रिवान चेयर कर रहे थे। शादी होते ही ऋषभ चला गया था। अपनी मीटिंग के लिए वो अब 1 महीने बाद ही दिल्ली वापस आने वाला था। पाखी और अरुण दोनों ही एक दूसरे को आंखों ही आंखों में इशारे कर रहे थे। पाखी और अरुण ने दोनों ने एक साथ ही उस अंगूठी को बर्तन से बाहर निकाला जिसे देखकर सबने तालियां बजा दी। दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में बैठा अविनाश इशिता की बेल करवाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा था, पर उसके सारे पैतरे नाकामयाब हो रहे थे। यहां तक कि उसे इशिता से मिलने भी नहीं दिया जा रहा था और ये सब महेंद्र खुराना के कहने पर हो रहा था। अविनाश गुस्से में अपने दांत पीसते हुए बोला, गलती की है अरुण, तुमने बहुत बड़ी गलती, अब तक मैं तुम्हें अपनी बेटी की वजह से बर्दाश्त कर रहा था पर अब नहीं। और वो लड़की, अच्छा होता मैं उसे उसी दिन मरवा देता जब मैंने उसे पहली बार देखा था। वैसे भी उसका चेहरा मेरे लिए किसी खतरे से कम नहीं। वो लड़की मुझसे मेरा सब कुछ छीनने की ताकत रखती है। जो पहले नहीं किया वो अब होगा। और अरुण, अब तुम्हें भी उस लड़की के साथ मारना होगा। जहां एक तरफ फिर से साजिशें हो रही थी अरुण और पाखी के खिलाफ, तो वही दूसरी तरफ वो दोनों अभी इन सब बातों से अनजान अपनी शादी की रस्में पूरी करने में लगे हुए थे। अरुण का रूम जो व्हाइट ऑर्किड्स और रेड रोज से सजा था, वो रूम वाकई देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा था। उस दुल्हन के जैसे सजे रूम में एक दुल्हन बेड पर अपना घूंघट काढ़े बैठी थी। अरुण सधे कदमों से रूम में आया और रूम को अंदर से लॉक कर घूंघट में बैठी पाखी के सामने आकर बैठ गया। अरुण ने अपना एक हाथ बढ़ाया और पाखी के हाथ को अपने हाथ में लिया तो जल्दी से पाखी ने अपना हाथ पीछे खींच लिया। अरुण को पाखी की हरकतें कुछ अजीब लग रही थी। उसने फिर से हाथ बढ़ाया तो पाखी इस बार पूरी की पूरी पीछे खिसक गई। अरुण को अब बहुत अजीब लग रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था पाखी ऐसे बिहेव क्यों कर रही है। अरुण उठा और आगे बढ़कर झट से पाखी का घूंघट उठा दिया। अरुण के घूंघट उठाते ही अरुण और काव्या दोनों एक साथ चीखे। अरुण ने चौंकते हुए कहा, काव्या तुम पाखी की जगह यहाँ क्या कर रही हो। काव्या कुछ कहती उससे पहले ही बाथरूम में से पाखी, रितिका और माही तीनों हंसते हुए बाहर आए। अरुण ने जब पाखी को हंसते हुए देखा तो वो चिढ़ते हुए बोला,
पाखी तुम भी इन सब के साथ मिल गई। पाखी ने अपने कान पकड़ते हुए धीरे से सॉरी कहा। काव्या तो जल्दी से बेड से कूदकर नीचे खड़ी हो गई। अरुण ने एक नज़र सबको घूर कर देखा। माही अरुण के सामने खड़े होते हुए बोली, भाई चलो नेक दो मुझे अब। अरुण ने अपनी आईब्रो चढ़ाते हुए माही को देखा और बोला, माही पूरी शादी में तू नेक ही मांग रही थी और अभी भी वही कर रही है। माही ने मुंह बनाते हुए कहा, तो क्या भाई ये बहनों का हक होता है। चलो अब फटाफट से दो मुझे मेरा नेक, वरना हम सब आज रात इसी रूम में रहने वाले हैं। माही की बातों ने अरुण को 440 वोल्ट का झटका दिया और वो माही की बातों पर चौंकते हुए बोला, क्यों, तुम सब यहाँ क्यों रहोगे, अपने रूम में जाओ। अरुण की बातों पर काव्या ने कहा, जीजू अगर आप चाहते हैं हम सब चले जाएं तो आप माही को उसका नेक दे दो, हम सब चले जाएंगे। रितिका ने भी सबकी हाँ में हाँ मिलाते हुए उनका साथ दिया। अरुण गया और अपने वार्डरोब से एक गिफ्ट बॉक्स ले आया और उसे माही के हाथ में पकड़ाते हुए बोला, ले ये रहा तेरा नेक, और आप जाओ तुम सब। अरुण ने जब ऐसे कहा तो सब उसे घूरकर देखने लगी। अरुण ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, मुझे नींद आ रही है, मुझे सोना है। अरुण की बातें सुनकर तो पाखी शर्म से लाल हुए जा रही थी। वो सभी अरुण के रूम से निकलते हुए एक साथ बोली, ओह सोना है। कहते हुए सभी 9-2-11 हो गई वहां से। अरुण गया और जल्दी से अंदर से एक बार फिर से डोर लॉक कर दिया और एक लंबी सांस लेते हुए पीछे पलटा तो उसके होंठ गुलाब के जैसे खिल गए। अरुण के सामने उसकी दुल्हन बैठी थी, घूंघट लिए अरुण पाखी को वहीं से खड़े खड़े देखता रहा। पाखी को अपनी दुल्हन बने देखकर अरुण को लगा उसका जैसे कोई सपना पूरा हो गया हो। चैप्टर 99 दो आत्माओं का मिलन। अरुण सधे कदमों से पाखी के पास जाकर बैठ जाता है। अरुण जैसे ही पाखी का घूंघट उठाने ही वाला होता है कि पाखी अपने घूंघट को और नीचे कर अरुण के सामने अपना हाथ आगे करते हुए कहती है, पहले हमारा गिफ्ट दे आप फिर घूंघट हटाना। अरुण अजीब सा मुंह बनाते हुए कहता है, पाखी तुम भी, आज सबको हो क्या गया है, जिसे देखो वही गिफ्ट ही मांग रहा है। अरुण बड़बड़ाते हुए कहता है। पाखी को घूंघट के अंदर ही अरुण के एक्सप्रेशन देखकर हंसी आ रही थी। अरुण उठता है और फिर से अपने वार्डरोब से एक गिफ्ट बॉक्स ले आता है और उसे पाखी के हाथ में रख देता है। पाखी गिफ्ट देखकर खुश हो जाती है और फिर अपने हाथ के इशारे से अरुण को घूंघट खोलने के लिए कहती है। अरुण ने घूंघट खोला और उसकी नजरें उस चांद से चेहरे पर जाकर टिक गई। अरुण पाखी को एकटक निहार रहा था। अरुण के ऐसे देखने से पाखी उससे अपनी नजरें चुराने लगी थी। तभी पाखी ने तपाक से कहा, क्या अब हम ये गिफ्ट देख सकते हैं? अरुण ने एक शरारत भरी मुस्कुराहट अपने होठों पर रलाते हुए बोला, हाँ देखो, मुझे भी देखना है तुम्हें मेरा गिफ्ट कैसा लगा। कहते हुए अरुण इधर उधर देखते हुए पाखी से अपनी हंसी छुपा रहा था। पाखी जो अरुण की बात सुनते ही गिफ्ट ओपन करने लगी थी, उसके होठों पर स्माइल बिखरी हुई थी। पाखी की ये स्माइल जैसे कुछ सेकंड की ही थी। गिफ्ट देखते ही उसकी स्माइल जैसे गायब हो गई और उसने अरुण को घूरते हुए कहा, ये क्या है अरुण जी, क्या आप आज रात ये देंगे हमें? आप इस तरह का गिफ्ट ला भी कैसे सकते हैं हमारे लिए? अरुण तो बस पाखी को गुस्सा करते हुए देखकर मंद मंद मुस्कुराए जा रहा था। अरुण ने मुश्किल से अपनी हंसी पर कंट्रोल किया और कहा, क्या तुम्हें पसंद नहीं आया? पाखी अरुण को खा जाने वाली नजरों से देखते हुए कहती है, इतना सुनने के बाद भी आप ये कहेंगे? अरुण ने पाखी को और चिढ़ाते हुए कहा, अगर कलर पसंद नहीं है तो कलर चेंज हो जाएगा। अरुण का इतना ही कहना था कि पाखी अरुण पर बरस पड़ी और बोली, इस 2 पीस को आप ही पहने और कॉलर पसंद न हो तो चेंज करवा ले, हमें आपसे बात ही नहीं करनी। कहते हुए पाखी दूसरी तरफ मुंह करके बैठ जाती है। तभी अरुण पाखी के गले में एक हॉट शेप का पेंडेंट पहनाते हुए कहता है, ये है तुम्हारा रियल गिफ्ट। पाखी ने जब उस पेंडेंट के हॉट को देखा तो उसमें ए और पी नाम का अल्फाबेट था। उन्हें ऐसे उस हॉट के अंदर डिजाइन किया गया था कि वो डिजाइन का ही एक पार्ट लग रहा था। पाखी उस पेंडेंट को देखकर खुश हो गई थी। फिर अगले पल झूठ मूठ का गुस्सा करते हुए बोली, और वो क्या था? अरुण ने पाखी को पीछे से अपनी बाहों में भरते हुए कहा, वो तुम्हें तंग करने के लिए था। पाखी ने अपनी आंखों को तिरछा कर कहा, अच्छा जी, आप आज भी हमें तंग करेंगे? अरुण ने पाखी पर अपनी पकड़ कसते हुए उसके कान के पास अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए कहा, हाँ आज तुम्हें सबसे ज्यादा परेशान करूंगा। अरुण की सांसें जो पहले ही पाखी की दिल की धड़कन को बढ़ा रही थी, अब उसकी बातें उसके दिल में हलचल कर रही थी। अरुण ने धीरे से पाखी के गाल को अपने होठों से छुआ तो पाखी की आंखें बंद हो गई। अरुण ने धीरे से पाखी को अपनी ओर पलटा और उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। वो दोनों कब एक दूसरे को किस करते हुए कब लेट गए उन्हें पता ही नहीं चला। अरुण ने पाखी को अपने आगोश में ले रखा था। पाखी के दोनों हाथ अरुण की गिरफ्त में थे।
नाजुक सी पतली दुबली पाखी अरुण की टफ बॉडी के नीचे दिख भी नहीं रही थी। पाखी की आंखों से निकलते आंसू और उसके कांपते होठों से निकलती सिसकियां अरुण के प्यार को बयां कर रही थी। आज दो प्यार करने वाले एक हो गए थे। आज उन दो प्यार में लीन आत्माओं का मिलन हो गया था। दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में इशिता जो जेल के अंदर इधर से उधर चक्कर काट रही थी, वो अरुण और पाखी के बारे में सोचते हुए अपनी एक हाथ की मुट्ठी बनाए अपने दूसरे हाथ की हथेली पर मुक्के मार रही थी कि तभी वो चहलकदमी करते हुए ही बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। इशिता को ऐसे नीचे पड़े देखकर उसे कुछ कांस्टेबल चेक करने आते हैं। उन्होंने जब इशिता की नब्ज देखी तो वो स्लो थी। वो कांस्टेबल जल्दी से उसे उठाकर बाहर ले आते हैं और अपने सीनियर के कहने पर उसे प्रोटेक्शन के साथ हॉस्पिटल ले जाते हैं। मेंशन में टॉप फ्लोर पर माही मयंक से खड़ी बातें कर रही थी। जहां मयंक उससे गुस्सा हुए था तो वही माही उसे बार बार मनाने की कोशिश कर रही थी। पर मयंक वो तो जैसे सोच कर आया था, माही कितना भी मनाए वो मानना वाला नहीं। मयंक जो माही से इस बात पर नाराज था कि माही ने उसे पूरी शादी में इग्नोर किया तो वही माही उसे समझाने में लगी थी। माही के इतने देर से मनाने पर मयंक को लगा कि अब वो उसे ज्यादा ही परेशान कर रहा है तो उसने जल्दी से जाती हुई माही का हाथ पकड़ उसे अपने करीब खींच लिया और उसकी कमर पर अपने हाथ बांधते हुए उसे अपने और भी करीब कर लिया। माही मयंक के सीने पर अपने दोनों हाथ रख उसे धक्का दे रही थी, पर मयंक पर तो जैसे उस धक्के का असर ही नहीं हो रहा था। तभी मयंक माही के स्ट्रगल कर रहे हाथों को पकड़ उसे माही की कमर से लगाते हुए उसके होठों पर अपने होठ रख देता है। मयंक के किस करने से माही कब मोम की तरह उसकी बाहों में पिघल जाती उसे पता ही नहीं चलता। तो वही दूर से कोई उनकी उस एडोरेबल मोमेंट को अपने कैमरे में कैप्चर कर रहा था। चैप्टर 100 दिल है कि मानता नहीं। सुबह जब पाखी की आंखें खुली तो उसने खुद को अरुण की बाहों में पाया। अरुण जो पाखी को अपनी बाहों में भरे सो रहा था। पाखी मुस्कुराते हुए अरुण को देख रही थी। पाखी सोते हुए अरुण को निहार रही थी। तभी उसे एक शरारत सूझी। उसने अपने एक हाथ से अरुण की नाक को पकड़कर खींचा तो अरुण एकदम से चौंकते हुए उठ गया। अरुण ने देखा पाखी उसे देखकर स्माइल कर रही है, तो उसने खींचते हुए कहा, पाखी तुम, और कहते हुए उसे अपनी बाहों में भर उसे गुदगुदी करने लगा। पाखी को ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर पर चींटियां चल रही हो। अरुण के ऐसे करने से वो खिलखिलाकर हंसने लगी। पाखी ने मुश्किल से अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए कहा, अरुण बस करे, हमें देर हो रही है, हमें नीचे जाना है, माँ हमारा इंतजार कर रही होंगी। अरुण ने पाखी के दोनों हाथों को पकड़ उसे ऊपर की तरफ कर उन पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा, करने दो सबको इंतजार, मैंने भी तो इतना इंतजार किया है। अरुण के ऐसे कहने पर पाखी अरुण की आंखों में देखते हुए बोली, पर अब तो इंतजार खत्म हो गया ना। अरुण ने कहा, हाँ पर ये दिल है कि मानता नहीं। कब उसके हाथ पाखी के हाथ को रिलीज कर उसके बॉडी को छूने लगे उसे पता ही नहीं चला। उन्होंने ने अपनी बीच की उन 3 साल की दूरी को खत्म कर दिया था। पर क्या ये एक रात 3 साल की दूरी की कमी को पूरा कर सकती थी? अरुण जो अभी भी पाखी को जाने नहीं दे रहा था उसे कसकर पकड़े हुए था। पाखी ने अरुण के सीने पर हाथ रख उसे जोर से धक्का दिया और खुद को चादर से कवर करते हुए बाथरूम में चली गई। अरुण बस पाखी को जाते हुए देखता रह गया। दूसरी तरफ काव्या के फ्लैट में सुलोचना और रघु जाने की तैयारी कर रहे थे और काव्या उन्हें कुछ दिन और रुकने के लिए कह रही थी, पर सुलोचना ने उसे समझाते हुए कहा, वहां उनकी शॉप और घर की देखभाल कौन करेगा। काव्या के इतना कहने पर भी वो दोनों वापस जाने के लिए तैयार हो गए थे। काव्या मुंह लटकाए सोफे पर बैठी थी। तभी डोर बेल की आवाज सुनकर वो डोर ओपन करने के लिए उठती है। काव्या ने जैसे ही डोर ओपन किया सामने रोहित खड़ा था हाथ में रेड रोजेस का बुके लिए। काव्या जिसके चेहरे पर उदासी छाई थी, रोहित को देखकर उसका चेहरा भी उन गुलाबों की तरह खिल गया था। काव्या ने रोहित को अंदर आने का रास्ता दिया। जैसे ही रोहित अंदर आया तो उसके पीछे उसकी माँ और पापा भी अंदर आए। काव्या रोहित के पेरेंट्स को देखकर सरप्राइज हो गई थी। काव्या ने जल्दी नीचे झुककर दोनों के पैर छुए। काव्या को अब काफी ज्यादा ऑकवर्ड फील हो रहा था, क्योंकि वो अभी भी अपनी नाइट ड्रेस में ही थी। काव्या ने घुटनों से नीचे तक के शॉर्ट्स और ऊपर ढीली सी टी शर्ट को डाला हुआ था। रोहित तो काव्या को इस हालत में कई बार देख चुका था, पर उसके पेरेंट्स के सामने काव्या पहली बार ऐसे कपड़ों में थी। सुलोचना ने जब रोहित के पेरेंट्स को देखा तो उन्हें नमस्ते कर काव्या को अपनी आंखों के इशारे से अंदर जाने के लिए कहा। काव्या जल्दी से अपने रूम में गई और एक अच्छी सी इंडियन ड्रेस अपनी वार्डरोब में ढूंढने लगी। काव्या एक गहरे नीले रंग का सूट पहनकर हाथों में चूड़ी और माथे पर छोटी सी बिंदी लगाकर अपने हाथों में नाश्ते की ट्रे लिए रोहित के पेरेंट्स के सामने टेबल पर रखते हुए उन्हें नमस्ते किया। रोहित की मां शनाया ने काव्या को अपने पास बैठाते हुए कहा, काव्या तो हमें पहले से ही बहुत पसंद है और आज तो ये और भी खूबसूरत लग रही है।
क्यों रमन सही कहा ना, मैंने शनाया ने अपने पति रमन शर्मा से पूछा। तो उन्होंने भी हाँ कहा। काव्या की नजरें जब चोरी छुपे रोहित पर गई तो रोहित बिना पलके झपकाए एक टक बस काव्या को ही देखे जा रहा था। रोहित की आंखों को पूरा खुला देखकर काव्या को उस पर हंसी आ रही थी, पर रोहित उसे तो जैसे किसी चीज की परवाह ही नहीं थी। वो तो बस काव्या को इस इंडियन लुक में देखकर उसमें ही खो गया था। शनाया जो आज काव्या और रोहित के रिश्ते की बात करने आई थी, वो दोनों की शादी की डेट फिक्स आज ही करना चाहती थी। जब सुलोचना ने ये बात सुनी तो उसने कुछ परेशान होते हुए रघु की तरफ देखा और फिर झिझकते हुए बोली, इतनी जल्दी सभी तैयारियां इतनी जल्दी कैसे होंगी? सुलोचना ने फिक्र जताते हुए कहा। तो शनाया ने कहा, आप तैयारियों की चिंता मत करिए, वो तो मैं 2 दिन में भी करवा दूंगी, पर यहाँ तो अभी हफ्ता है, सब अच्छे से हो जाएगा। बस अब हम भी अपनी बहू को अपने घर जल्दी से लाना चाहते हैं। सुलोचना के इशारे करने पर काव्या ने सभी को चाय दी। जब काव्या चाय लेकर रोहित के पास गई तो रोहित ने धीरे से कहा, इस काव्या को कहाँ छुपा रखा था तुमने? आज पहली बार मेरी इस काव्या से मुलाकात हुई है। रोहित की बातें सुनकर काव्या धीरे धीरे स्माइल कर रही थी। तभी रोहित ने आंख मारते हुए काव्या से कहा, बहुत खूबसूरत लग रही हो, चलो अब मेरा कार्ड मुझे वापस कर दो। काव्या ने रोहित को अपनी आंखें बड़ी कर देखा और चौंकते हुए बोली, तुम अपने कार्ड के लिए मक्खन लगा रहे थे हमें? काव्या को ऐसे परेशान करने में रोहित को बड़ा मजा आता था। पाखी जब नीचे रेडी होकर आई तो उसकी मांग में लाल सिंदूर, गले में मंगलसूत्र और लाल रंग की बनारसी में साड़ी में देखकर आरव और माही ऑलमोस्ट चीखते हुए बोले, वाह भाभी आप कितनी सुंदर हो, आप तो सच में भाभी कमाल की लग रही हो। आरव ने कहा तो पाखी उसके पास आकर धीरे से बोली, अरे हमने कहा ना हम माँ से बात करेंगे आपके और रीतिका के बारे में, आपको हमें इतना मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है। आरव ने कुछ झेपते हुए कहा, अरे भाभी मैं मक्खन नहीं लगा रहा हूँ, आप सच में बहुत सुंदर लग रही हो। रुको आप भाई से ही पूछ लो। स्टेज से नीचे आते अरुण को देखकर आरव ने कहा, भाई अब आप ही बताओ भाभी कैसी लग रही है? अरुण ने एक नज़र पाखी को नीचे से ऊपर तक देखा और मन में ही खुद से बोला, क्या कहूँ मैं, तारीफ करूँ क्या उसकी जिसने तुम्हें इतना खूबसूरत बनाया। टू बी कंटिन्यू। आपको स्टोरी कैसी लगी जरूर कमेंट करें। थैंक्स।